हाय गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्लैब और बीम के बीबीएस के ऊपर। तो आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो आप लोग के लिए। इस सेशन में लर्निंग मिले आप लोगों को। कुछ बेसिक रूल हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए इस सेशन के अंदर। सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। आप सभी लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, 4 ईयर का डिग्री करके आ रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला यार, अगर आप लोग कैमरा टर्न ऑन कर सकते हैं तो बेटर होगा। मतलब जो लोग बात कर रहे हैं, जो स्पीकर सर हैं, उनको पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो इट विल हेल्प यू फोक्स। तो बेटर है कि आप टर्न ऑन करो। आप लोग के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। मतलब यहाँ कोई किसी को किसी भी तरीके से जज नहीं कर रहा है कि बैकग्राउंड कैसा है, लोग कैसे दिख रहे हैं। चिल, बहुत क्लोज कम्युनिटी है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, अगर किसी को डाउट होता है तो लास्ट में हमने एक 15 मिनट का सेशन रखा है जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो बेटर है कि बीच में क्वेश्चंस ना आए, अदरवाइज टाइमली हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस सेशन को। तो सर एक बार शुरू करेंगे तो वो फिर बताते चले जाएंगे, और खत्म होगा तो लास्ट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसके सिंपल वे होंगे। या तो आप हाथ उठा के पूछ लो, इमोजी ऑप्शन आता है रिएक्ट में, या फिर दूसरा ऑप्शन है कमेंट कर लेना। मैं कमेंट पढ़ते रहूंगा और सर एक एक ऑन क्वेश्चन ले करना है। लेंगे। कूल। और और कैमरा, हाँ, सॉरी, माइक म्यूट करके रखो अपने इन से, अदरवाइज मुझे इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आवाज आएगी तो सर को डिस्टर्ब होगा। तो सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं यार। आई जस्ट स्टार्ट विद द शॉर्ट इंट्रो ऑफ आवर टुडेज स्पीकर। गिव मी 1 मिनट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? अभिजीत सर, यू कैन से, दिख रहा है ना? yeah, that is visible. कूल कूल कूल। सो टुडे विल टॉक अबाउट बीबीएस कैलकुलेशन। मेनली स्लैब के बारे में होगा। इसमें आपको ड्राइंग दिखाया जाएगा और ड्राइंग के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना स्टील आएगा, कंक्रीट का क्वांटिटी क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे बात होगा। उससे पहले जान लेते हैं कि जो आज आपको इन सारी चीज़ों के बात करने वाले हैं, जो आपको सिखाएंगे, सर के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर अभिजीत देश पांडे। तो सर का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। सर को इस इंडस्ट्री में 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर ने बहुत वाइड डोमेन में काम किया है, सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग में, पीएमसी के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग और बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट। और इसके अलावा अगर आप देखोगे सर ने किन किन कंपनीज के साथ काम किया, तो वो भी एक बड़ा पोर्टफोलियो है। सर ने टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, आइडिया के साथ काम किया है, आईओसी के साथ काम किया है, जहाँ पे हम सब ड्रीम करते हैं कि ऐसे जगह पे जॉब कर पाएं। तो आई होप कि बहुत अच्छा सेशन जाएगा। सर ओवर टू यू। सर, जस्ट वन रिक्वेस्ट, यू कैन शेयर योर स्क्रीन सो दैट आई कैन डू अदर थिंग्स, आई कैन लेट पीपल इन जो बीच में आते हैं। चलो दवाई ले आओ। Okay. आप शेयर कर लो सर। हाँ, सुन रहे हो? मैं अभी सबका स्क्रीन बस ये ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ, कहीं से कुछ हाँ, डिस्टर्ब। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ हाँ, मिनट। कूल कूल। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सर, बढ़िया सब दिख रहा है, लोग? दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ऍक्सेस होता अनम्यूट टेकाने होते. सर एनी इशू? Yeah, can you hear me, all of you? जस्ट सर वी कैन हियर यू।
Yeah, sorry. I somehow lost the keys while sharing the screen, so sorry for that. सो फ्रेंड्स, हम सब लोग रविवार की दोपहर है, फिर भी 3 बजे डीके सर के कहने पे और इनविटेशन पे सब लोग इकट्ठा हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। जो भी 10-15 लोग, अभी यहाँ पे 14 लोग दिख रहे हैं, हम दोनों के साथ 12 लोग लगभग यहाँ पे है। तो क्या मुझे आप बता पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? इन शॉर्ट लेट्स मेक द थिंग्स इंटरैक्टिव, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा, आपको बीच में नींद भी लग जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। दैट शुड नॉट हैपन। तो आप अगर आपके कमेंट बॉक्स में अगर लिखे कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप, तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ सर, मैं चीज़ों को इजी कर दूंगा सर, मैं बीच में पढ़ दूंगा कि कमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सो ओके, दैट विल बी इजी फॉर यू, और आप डेक पे फोकस कर सकते हैं सर। ओके, ओके, सर यस, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, भुवनेश्वर से हैं, नागपुर से हैं, फ्रॉम अदर सिटीज, गुड गाइस। ओके, वेरी गुड। सो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक पे, बिना ज़्यादा समय बाकी चीज़ों में वेस्ट करके। आज का मेनली हमारा सब्जेक्ट है बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन फॉर स्लैब। बराबर है। तो जब हम स्लैब कहते हैं, तो स्लैब के साथ बीम इज ए इनएविटेबल पार्ट। ऐसे तो हो नहीं सकता कि स्लैब के लिए किया और बीम के लिए बारे में कुछ बात नहीं की, ऐसे नहीं हो सकता है। कॉलम हम कभी बाद में ले सकते हैं, फुटिंग, प्लिम बीम, अदर चीजें, स्टेयरकेस हम बाद में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन स्लैब ऑलवेज कम्स विथ बीम्स, राइट? बराबर है। तो उसके बारे में अभी हम सीधे चलते 3rd नंबर के स्लाइड पे। स्लाइड शो भी ऑन करता हूं मैं। अभी मैं पूरी तरह से स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस यस सर, विजिबल है। ओके। सो सर आप लोग, सर 1 मिनट जस्ट, आप लोग अगर सर का क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख देना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है सर, प्लीज प्लीज। कमेंट लिख सकते हैं, या उनको म्यूट भी किया तो चलेगा, एक आध दूसरा आवाज आया, नो प्रॉब्लम। ठीक है ऐसे कोई सर, दिक्कत नहीं है, उनको बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा चलेगा, बस हाँ, ये क्योंकि देखना कि अनम्यूट कर लेना, फिर वापस से म्यूट हो जाना, ताकि हाँ डिस्टर्ब जी, हाँ। को ना हो। मतलब ऐसे नहीं हो जाए कि घर में कुछ दूसरी बातें चल रही है और वो हाँ सबको हाँ सुनाई हाँ। दे रही है, या मतलब इस तरह से डिस्टरबेंस ना हो, बस इतना ख्याल रहे। ओके। चलो, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो उसकी एक लिस्ट है। बेसिकली हम बीम और उसके टाइप्स क्या है वो देखने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ बीम क्या होता है वो देखने वाले हैं। कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है बीम की, वो देखने वाले हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल बीम का जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। कटिंग लेंथ जो स्टिरअप की होती है वो किस तरह से की जाती है, कैसे मेजरमेंट लिए जाते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है उसके पीछे, ये हम देखने वाले हैं। और स्लैब और उसके क्या टाइप से, स्लैब की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, 200 डिटेल्स कैलकुलेशन जो स्लैब का है वो कैसे होता है, और बार बेंडिंग शेड्यूल में स्लैब की एंट्री हम करके स्टील कैसे क्वांटिफाई करके करते हैं, ये हम आज मेनली, जैसे मैंने कहा कि स्लैब और बीम के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। आई होप आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकता है कोई लास्ट ईयर अपीयर्ड या ऐसे भी बंदा हो सकता है आप में, इसमें उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सबको बेसिकली स्लैब और बीम क्या है उसके बारे में जानकारी है, बीइंग अ सिविल इंजीनियर। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप 2-4 साल से काम कर रहे हो, जो भी आप स्टेज में हो अभी आपके करियर के, लेकिन स्लैब बोलते हैं तो स्लैब क्या होता है इमिजिएटली हमारे दिमाग में उसके बारे में पता चल जाता है। ओके। तो स्लैब क्या है, अभी ये पिक्चर में दिखाया है वैसे, अरे ये स्लैब क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा सिनारियो तो नहीं है। हाँ, कि अरे हाँ ये कौन सी चीज की बात कर रहे हैं। तो स्लैब सबको मालूम है, स्लैब क्या होता है, बीम क्या होता है। सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बात होती है क्वांटिफिकेशन की, तब बीम जो होता है, तो बीम हम कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि बीम का मेजरमेंट कैसे होना चाहिए, IS 1200 जो होता है मोड ऑफ मेजरमेंट, उसमें हर चीज का मेजरमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो जनरली जो कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम आता है, तो कॉलम के अंदर अंदर जो डिस्टेंस है उसको बीम के लिए काउंट किया जाता है। भले बीम की रिइंफोर्समेंट कॉलम के अंदर गई हो, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट, तो कॉलम के अंदर अंदर का जो स्पैन है उसे बीम के लिए मेजरमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है, और वो हिसाब से क्वांटिटी निकाली जाती है। ठीक है। तो अभी जनरली कौन से टाइप के बीम होते हैं कि जो हम बार बार सुनते हैं उनके बारे में, या उनको अक्रॉस हमें जाना पड़ता है। तो एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है 2 कॉलम है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया गया है, तो दैट इज सिंपली सपोर्टेड ऑन 2 कॉलम्स।
दूसरा होता है कि कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि तीन चार कॉलम है लाइन से और उसको जोड़ने वाली जो बीम जाती है, दोज आर कंटिन्यूअस बीम्स। ठीक है। बाद में आता है कैंटिलीवर बीम। अभी दो चार कॉलम के बाद में हो सकता है कि आगे कॉलम नहीं ले सकते, लेकिन प्रोजेक्शन लेना है बिल्डिंग में। तो टू टेक केयर ऑफ दोज प्रोजेक्शन, टू टेक केयर द लोड ऑफ द स्लैब ऑन दैट प्रोजेक्शन, बीम जो है वो कैंटिलीवर करके बाहर निकाली जाती है। मतलब कॉलम जो है उसके आगे कैंटिलीवर विदाउट एनी सपोर्ट, ये बीम जो है वो आगे चली जाती है, उसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। एक होता है हिडन बीम। हिडन बीम में जैसे होता है कि टॉयलेट के संक में वगैरह अगर हमें स्पेसिफिकली बीम नहीं देना है, लेकिन लाइट वेट अगर मेसनरी उसके ऊपर देनी है, अलाउ करनी है, तो हमारे पास एक बीम होता है कि जो स्लैब के थिकनेस के बराबर ही होता है। उसमें रिंग्स डाले जाते हैं, टॉप बार बॉटम बार सब होते हैं उसमें, बट दैट इज मर्ज इन द स्लैब थिकनेस इटसेल्फ, एंड दैट इज रेस्टिंग ऑन द सेकेंडरी बीम्स। ओके। तो उसको हम हिडन बीम बोलते हैं। और कुछ होते हैं कि इन्वर्टेड बीम है। मतलब नॉर्मली केस में क्या होता है कि हमारे बीम है उसके ऊपर स्लैब डाली होती है। ये केस में बीम ऊपर ले लेते हैं और नीचे से स्लैब जाती है, उसको इन्वर्टेड बीम बोलते हैं। ओके। अभी हम एक स्केच देखते हैं। जो टिपिकल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से हमारे पास ड्राइंग आता है, जिसमें हम बार बेंडिंग शेड्यूल भी बोलते हैं। एक बार बेंडिंग शेड्यूल होता है फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द पर्पस। और ये भी बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब जो आरसीसी ड्राइंग हमें मिलती है जिसके आधार पे हमें काम करना है, उसमें एक ये टिपिकल सेक्शन दिया जाता है। ठीक है। जबकि हम अभी कॉलम के बीम के बारे में बोल रहे हैं, अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की, ये जो है दिस इज वन कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, और ये राइट साइड में जा रही है वो कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। सो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कह सकते हैं, लेकिन दिस इज अ कंटिन्यूअस बीम विथ कैंटिलीवर बीम नेक्स्ट टू इट। ठीक है। तो इस तरह से ये बीम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ये जो सब चीजें दी हुई है, L/4 लिखा है, L/7 है, L/7 है, कैंटिलीवर बॉटम लिखा है, इन सब का कॉग्निजेंस है हमारे स्टील के प्लेसिंग में। हमें जब शटरिंग करने के बाद बार बार उसमें डालने हैं हमारे कंक्रीट के अंदर, बिफोर मतलब फिटिंग द कंक्रीट, जो हमें सरिया बांधना है, तो उसमें ये सब चीजें हमें लगने वाली। जस्ट टू आपको समझने के लिए मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये शेड्यूल ऑफ द आरसीसी बीम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना इसको। तो शेड्यूल ऑफ बीम में अभी यहाँ पे बीम का नंबर दिया गया है, B2, B17 है, B17 लाइक दैट। बाद में बीम का साइज दिया हुआ है। हाँ, ये 1200 बाय 230, 750 बाय 300, 750 बाय 300। हाँ। बाद में बॉटम रिन्फोर्समेंट क्या है उसकी दी हुई है। उसके बाद टॉप रिन्फोर्समेंट क्या है वो दी है। टॉप रिन्फोर्समेंट में एक एडिशनल कॉलम है, कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड एंड सपोर्ट। वो क्या है मैं वापस पिछले साइड पे जाके आपको बताता हूँ। दूसरा, स्टिरअप्स आते हैं, क्योंकि बीम की रिन्फोर्समेंट आप लगाने के बाद वो ऐसे ही नहीं रह सकती है। बीम की रिन्फोर्समेंट पोजीशन में रहने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड लिंक्स, जिसको हम रिंग बोलते हैं या लिंक्स बोलते हैं या स्टिरअप्स बोलते हैं। तो ये स्टिरअप्स को हम लगा के उसके आधार से सब बीम जो है उसके बार इंटैक्ट उस पोजीशन पे रहते हैं। ओके। तो वो बीम की रिन्फोर्समेंट कैसे दी जाती है? एक बीम अगर हम वन एंड टू अदर एंड अगर कंसिडर करते हैं, तो उसमें नॉमिनल एक तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक एक सरी के स्पेसिंग पे बीम की रिंग कभी नहीं होती। तो उसके लिए एंड 1, एंड 2 एंड बीच वाला हिस्सा, ऐसे तीन हिस्सों में उसको ये किया जाता है। और बाद में एक रिमार्क होते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिमार्क है क्या, कैंटिलीवर बीम है क्या, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसके बारे में कोई कंस्ट्रेंट्स है क्या। तो कमिंग बैक टू द अर्लियर स्लाइड, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो L/4 डिस्टेंस है बीम का, दोनों तरफ से L/4 डिस्टेंस है, यहाँ ऊपर मार्किंग हमने नहीं किया है। उसमें आप ये बीम रिंग देख रहे हो, ये देखिए नजदीक रिंग है, नजदीक नजदीक में लगानी पड़ती है एट नियर सपोर्ट। यहाँ पे भी देखिए ये नजदीक लगाई हुई है। और ये जो उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच वाला स्पैन है, वहां पे थोड़ी दूरी से लिंक लगाई गई है। ओके। तो इसका टेक्निकल रीजन मेनली होता है कि सपोर्ट के पास में शियर फोर्स ज्यादा होता है। नो डाउट यहाँ पे अभी हमारा कोई डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम या डिजाइन ऑफ स्लैब का लेक्चर नहीं है, लेकिन कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज या कोई मेथोडोलॉजी क्या है वो हमें समझना चाहिए कि ये बीम की ये बीम ये रिंग नजदीक क्यों दी जाती है।
तो सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं उसका जिक्र करूंगा अभी जो भी करूंगा वो, क्योंकि अभी मैं भी कोई बीम का डिजाइन सिखाने के लिए अभी नहीं आया हूँ, वो कोर्स नहीं है हमारा। लेकिन भाई सपोर्ट के पास में रिंग्स नजदीक क्यों दी जाती है, तो उसका रीजन है कि वहाँ शेयर फोर्स ज्यादा होता है। तो टू टेक केयर और टू टैकल दैट शेयर फोर्स, ये बीम जो है नजदीक दी जाती है। बीच में शेयर फोर्स का कोई इशू नहीं है, इसके लिए ये यहाँ पे सब थोड़े डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा के दी तो चलता है। ठीक है, वापस हम शेड्यूल पे जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे हम थोड़ा रिंग के बारे में अभी हमने बात की है, अभी हम रिन्फोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। ये बॉटम रिन्फोर्समेंट जो कॉलम है, ये बॉटम रिन्फोर्समेंट पे देखिए 216 का अभी हम B2 को सोचते हैं, या अभी थोड़ी देर के लिए हम B17 एंड B17A को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो सेक्शन आपको दिया दिखाया गया है कि ये दो बीम का दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए बॉटम में 216 के बार दिखाए गए हैं। हाँ, सर वन वन और क्वेश्चन है। हाँ, पहले एक बार प्लान दिखा देंगे क्या, ताकि बीस या सॉरी सॉरी, वो प्लान क्लियर हो दिखाता हूँ जाए। दिखाता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, सॉरी। हाँ, सी, दिस इज द प्लान, कंक्रीट क्वांटिटी में दिखाया गया है, ये टोटल स्लैब का प्लान है देखिए। ओके, और ये टोटल स्लैब के जो स्लैब का जो प्लान है, टोटल स्लैब के प्लान के अंदर अभी हमने ये जो कॉलम 2 3 4 11 10 और 9, इनके बीच में ये जो हिस्सा है इतना, उसको हमने कंसिडर किया है फॉर द सेक ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन पर्पस। हम उसी को अभी फिलहाल कैलकुलेट करने वाले हैं, या उसके बारे में सब बातें करने वाले हैं। अभी क्लियर हुआ है आपको प्लान क्या है वो? B2 में बोल रहा हूँ, ये B2 है, यहाँ पे B17 है, ये B17A है जो कैंटिलीवर है। आपको पता चल रहा है मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? क्लियर सर, लिखा है कुछ लोगों ने। ठीक है, चलो। तो हाँ, तो लेट्स गो बैक टू दिस शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम्स। तो इसमें अभी देखिए बॉटम रिन्फोर्समेंट डी है, अभी हम 17 और 17A को जिक्र करते हैं थोड़ा, कि बॉटम रिन्फोर्समेंट जो है उसमें 225 की सरिया दी हुई है। हाँ, उसमें कर्टेल बार करके है, वो कर्टेल बार क्या है वो भी हम अभी देखते हैं साइड में, उस सेक्शन में जाके। वो 125 का कर्टेल बार दिया है, और टॉप में जो है वो टॉप के फुल 316 के बार दिए हैं, और एंड सपोर्ट में 316 के एक्स्ट्रा बार दिए टॉप में। ठीक है, अभी हम वापस सेक्शन की तरफ जाते हैं ये समझने के लिए। अभी बॉटम की जो सरिया है, ये जो अभी कॉलम टू कॉलम रेस्ट होने वाला जो बीम है वो बीम 17 है। ओके, ये बीम 17 का जो बॉटम का ये सरिया या एल करके ऐसे सीधा आके यहाँ तक जो रुका है कॉलम के यहाँ एंड तक, वो बॉटम का सरिया है। ये जो हमने ब्लू दिखाया हुआ है, वो जो सपोर्ट से L/7 इधर से और इस सपोर्ट से L/7 छोड़ के जो सरिया डाला हुआ है ब्लू कलर का, वो बॉटम कर्टेल बार है। देखिए जैसे बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो बेंडिंग होता है बीम का, वो सेंटर में होता है कभी भी, है ना। और सपोर्ट के यहाँ वो निगेटिव बेंडिंग क्रिएट हो जाता है। तो बीम का नेचुरल अगर लोड से भी सैगिंग जिसको बोलते हैं, कि लोड आया सैग होगा तो बीम ऐसे नीचे चला जाता है, ऐसे कर्व हो जाता है उसको। अगर कुछ दिन पहले ही बीम का डिशटरिंग किया किया जाएगा जरूरत से पहले, तो बीम सैग हो जाता है। तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो बीम के सेंटर में, मतलब ये जो क्लियर स्पैन है उसके सेंटर में सबसे ज्यादा होता है। तो वो सबसे ज्यादा होने के कारण टू टेक केयर ऑफ दैट बेंडिंग मूवमेंट, ये बॉटम कर्टेल बार जो है वो एडिशनल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम टॉप के बार के बारे में बात करते हैं। जो टॉप का फुल लेंथ बार ए दिया हुआ है, वो यहाँ कॉलम से शुरू होके यहाँ ओवरलैप हो रहा है कैंटिलीवर का बार, इसलिए वो रेड दिखाई नहीं दे रहा है आपको। लेकिन वो यहाँ से शुरू होके पूरा लेके यहाँ तक नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर के बार में एल देके, दैट इज टॉप बार। और ऊपर में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट एट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ये जो एल करके जो बार दिया गया है L/4 तक, वो बार जो है वो एक्स्ट्रा 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 टॉप बार दिया है। यहाँ पे बीच में एक टर्मिनोलॉजी जो होती है वो समझना जरूरी है, जो कि डेवलपमेंट लेंथ करके बोलते हैं। हाँ, सो व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली? डेवलपमेंट लेंथ वो होती है कि जो सरिया हम देते हैं बीम के अंदर, उसका प्रॉपर एंकरेज हो। अगर सिस्मिक फोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें कोई मूवमेंट आ जाए, तो भी वो सरिया फिक्स रहे कॉलम में। उसके लिए जो एडिशनल लेंथ प्रोवाइड की जाती है,
वो डेवलपमेंट लेंथ होती है। एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैं आपको ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ। थ्योरेटिकल डेफिनेशन कुड बी डिफरेंट, वो कभी भी हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉपर एंकरेज होने के लिए जो एक एडिशनल लेन दी जाती है, जो एक एडिशनल एल लगाया जाता है कॉलम के अंदर, कि उसके कारण वो फिक्स होता है, बार हिलता नहीं है। कभी भी सिस्मिक फोर्स आ गए, लोड्स आ जाने के बाद जब ये फंक्शनल हो जाता है डिशटरिंग के बाद, तब वो डेवलपमेंट लेन जो है वो सरिया को एक पोजीशन पे फिक्स करने के लिए काम में आती है। सो डेवलपमेंट इज जनरली कैलकुलेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, इनर फेस ऑफ द कॉलम, मतलब जहां बीम का क्लियर स्पैन खत्म हो जाता है, वहां के फेस ऑफ द कॉलम से जो अंदर कॉलम के विड्थ में जाती है और वहां से नीचे और एल के यहाँ आती है, जनरली दैट इज टर्म्ड एज अ डेवलपमेंट लेंथ। हाँ, लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेशन के तौर पे जो बार बेंडिंग शेड्यूल में एल का लेंथ दिया है कि एल 300 का चाहिए, 400 का चाहिए, तो उसे हमने फिलहाल डेवलपमेंट लेंथ करके कंसिडर किया हुआ है। जस्ट आपके जानकारी के लिए हम बताते हैं। ठीक है। मुझे मैं यहाँ एक एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ये पॉइंट तक किसी को कुछ शंका है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एकदम लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे तो शायद आप लोग भूल जाओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आया था और क्या समझना था। तो ये स्टेज तक आपको कुछ शंका आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फील फ्री टू आस्क मी दो क्वेश्चन, अनम्यूट करके प्लीज। अगर नहीं डाउट है तो लिख भी सकते हो ऑल ओके, ताकि हमें समझ आ जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा कुछ भी। सर। गाइज आप लोग इंजीनियर हो, सो बिहेव लाइक दैट, इंटरेक्टिव बनाओ, ऐसा ना लगे कि हम क्लास 5 के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। अदरवाइज जो सर बात कर रहे हैं उनको भी मजा नहीं आएगा। सो मेक इट हाँ, थोड़ा इंटरेक्टिव। थोड़ा हम अगर बातचीत करेंगे तो आपकी आवाज़ सुन के भी मुझे अच्छा लगेगा, और आप क्या बोलते, फुल फ्लेज फोकस कर रहे हो हम जो सिखा रहे हैं उसके ऊपर, इसका भी समाधान मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने ये सेशन चालू किया है लेकिन आप और कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर डाउट है वर्तिका, वर्तिका कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। डेवलपमेंट लेन अगेन, हाँ, आप ओके। पूछ लो एक बार, ताकि इट विल बी अ हाँ। बेटर कम्युनिकेशन। Sir, हाँ। हाँ good वर्तिका, afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, can you explain development length again? या डेवलपमेंट लेन जनरली जो है, जो आईएस कोड में मेंशन की हुई है, वो 40D होती है यूजुअली। 40D+10D ऐसे भी बोला जाता है। तो अभी मैंने ये समझाने की कोशिश की, तो डेवलपमेंट लेन बोले तो कहाँ की डेवलपमेंट लेन, मतलब कैसे कंसिडर करें। तो जो कॉलम के अंदर अंदर बीम का स्पैन है, ओके, ये बीम के बाद जो कॉलम के अंदर सरिया जाता है, वो पॉइंट से डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली चालू होती है। जो डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑल्सो, एंड जो हम एल देते, बेंड देते उसको, वो बेंड में भी उसको वहां तक टोटल जो है उसको डेवलपमेंट लेंथ में कंसिडर किया जाता है। सॉरी। बीम वाले में अच्छा दिखेगा सर जो। हाँ, ये हाँ, बीम वाले में। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है वेदर यू कैन दिखाई दे सी रहा द है, दे रहा है कर्सर। सर, दे रहा Yes, है। sir. Yes. हाँ बस, फिर अच्छी बात है। ठीक है, देखिए अभी ये मेरा कर्सर जो है L/4 जहाँ खत्म होता है, ये जो पॉइंट है ना, जहां से ये सरिया कॉलम के अंदर चली गई एंकरेज के लिए, तो यहां से लेके सीधी लेके और यहाँ जो एल दिया है उन्होंने प्रिस्क्राइब करके, तो ये टोटल को एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ करके बोला जाता है। इज दैट क्लियर वर्तिका? Yes, sir. सर, जो हम लोगों ने आरसीसी में फॉर्मूला पढ़ा है डेवलपमेंट लेंथ के, तो हाँ। ये कैसे से कैलकुलेट होता है? सॉरी। जो आरसीसी में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है हाँ। डेवलपमेंट लेंथ के, हाँ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं लास्ट के दो वर्ड्स आपके समझ में नहीं आया मुझे। सॉरी आई सर। सर, सी इज आस्किंग कि जो हमने आरसीसी में फॉर्मूला पढ़ा था कॉलेज या स्कूल, ये कॉलेज के अंदर, हाँ। तो क्या उसी फॉर्मूले से ये ड्राइव होता है? राइट, राइट वर्तिका, यही क्वेश्चन है आपका? यस सर, यस सर। ओके। हाँ, आपने क्या पढ़ा है? इज देयर एनी डिफरेंट फॉर्मूला देन व्हाट आई एम सेइंग? नो सर, डिफरेंट तो नहीं है। हाँ तो ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ मतलब मैं डेवलपमेंट लेंथ का आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। देखो कोई भी बीम है तो सरिया कॉलम के अंदर तो जाना ही चाहिए। बिना कॉलम के अंदर जाके सिर्फ ये पॉइंट तक हम सरिया डालेंगे तो बीम तो टिकेगी ही नहीं, बराबर है? एम आई राइट? यस तो सर, यस सर। बीम की सरिया तो कॉलम के एंड तक कवर छोड़ के वहां तक तो जानी ही चाहिए।
लेकिन जब हम डेवलपमेंट लेंथ कौन सी है ये पूछते हैं या उसका जिक्र करते हैं, तो एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ बोले तो कॉलम के विड्थ में जाने वाले सरिया का जो हिस्सा है हॉरिजॉन्टल, एज वेल एज जो एल दिया जाता है, दैट समेशन ऑफ बोथ द थिंग्स इज डेवलपमेंट लेंथ। एंड जनरली दैट इज 40D प्लस 10D। एडिशनल 10D कभी कभी दिया जाता है, इसके लिए 40D प्लस 10D। एंड एज पर एज मेंशन्ड ऑन द स्ट्रक्चरल TD कंसल्टेंट plus ड्राइंग। 10. हाँ, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो शैल वी प्रोसीड? यस सर, यस सर। ये सब ओके, सर सो हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर वो जो बीम में L/7 है ना सर, ऊपर हाँ में L/4 है ना सर, हाँ तो कभी भी नीचे में L/7 ही रहता है क्या? हाँ। ऊपर में L/4? नहीं हर नहीं नहीं, जगह मैं में बताता तो हूँ बताता L/4 हूँ से करते हैं। बताता हूँ। ये L/7 जो है ना, ये L/7 जो कॉलम के अंदर के फेस से दोनों तरफ से दिखाया गया है ना, दैट हैज अ रिलेशन विथ बॉटम कर्टेल बार। बॉटम कर्टेल सर बार अगर मतलब आपने हाँ, देखा होगा। वो तो पता है सर, पर हम तो यूजुअली L/4 ही रखते हैं सर। मतलब ऊपर टॉप में भी L/4, नीचे में भी L/4। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो एक्स्ट्रा बार का है ना। जी जी जी। नहीं, लेकिन मतलब स्टैंडर्ड जो बॉटम ड्राइंग में है। L/7, नहीं L/7 ही रखना बोल के कुछ रूल है? नहीं नहीं, रूल की बात नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने जो ड्राइंग दिया है उसके हिसाब से है। अभी मैं जो ड्राइंग ड्राइंग रिफर करके आपको सिखा रहा हूँ, वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का ड्राइंग मैंने यहाँ रिप्लिका किया है। आप जो कह रहे हैं ना L/4 का, तो कई बार जो बॉटम कर्टेल बार है वो 2 लेयर्स में दिए जाते हैं, 2 लेयर हाँ में सर, आते हैं हाँ सर। एडिशनल। तब कभी हाँ कभी हाँ ये L/7 है, वैसे एक L/4 करके यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बीच में भी और एक सरिया आ जाता है। सरिया मीन्स सीरीज ऑफ सरिया, दो हाँ। सरिया, 3 सरिया, जो भी होगा। तो जितना एक्स्ट्रा बार जितना होता है वो। हाँ हाँ, तो इसके लिए ये अभी जो ड्राइंग में कंसल्टेंट का रिफर कर रहा हूँ उसमें उन्होंने L/7 लिखा है। बेसिकली एज अ साइट इंजीनियर हमारा काम ये है कि ड्राइंग को फॉलो करके वो हिसाब से सरिया लगाना। ठीक है, हाँ सर, तो पर कभी कभी अभी ड्राइंग में नहीं देने से भी L/4 ही लेके करते हैं ना सर। अभी कुछ ड्राइंग है मेरे पास, पर उसमें दिया नहीं, पर हम L/4 ही करके डालते हैं, टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा बार। नहीं, देखिए, अगर आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने बोला है कि L/4 रख के करना है तो आप डाल दो बेशक, क्योंकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी की उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है और सोच विचार करके दिया हुआ है। डिजाइनर भी हो तो उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन कुछ चीज़ों के बारे में हो सकता है। ठीक है, अभी मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी ये जो ड्राइंग में फॉलो कर रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसमें क्या दिया है वो कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द व्हाट आई से। ये मैंने नहीं निकाला हुआ L/7 या जो है, वो कंसल्टेंट ने दिया मतलब हुआ है इसका भी और वो कुछ मैं एक्सप्लेन कर ये रहा हूँ। रहता है ना, सॉरी। इसका भी मेन जो कॉन्सेप्ट रहता है L/4 ही रखना बोल के कुछ सर, वन क्वेश्चन हेयर, हाँ लेट्स नॉट स्टक इनटू वन थिंग्स, इट्स वेरी मच सिंपल कि आप कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी टीम इन्वॉल्व होती है। हमने बुक पे क्या पढ़ा है वो एक चीज होता है, पर साइट पे रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे जगह पे बिल्डिंग बना रहे हो, क्या सेस्मिक जोन में बना रहे हो। तो एक डिजाइन पकड़ के काम नहीं हो सकता, और जो डिजाइन आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनर दे रहा है एट द एंड उस पे ही काम करना होता है, राइट। और करेक्ट। थिंग्स कैन वेरी साइड टू साइड। तो आई सजेस्ट कि आगे बढ़ सकते हैं, अगर एक चीज पे रुकेंगे तो इट्स हार्ड जी टू जी फिनिश जी इन जी। 1.5 आवर। इन शॉर्ट ड्राइंग में L/4 दिया है तो L/4 के तरफ से डालना है, ड्राइंग में L/7 दिया है तो L/7 से डालना है। अपने मन से डालना नहीं है, जो ड्राइंग में है वो डालना है। इज दैट क्लियर? यस सर, प्लीज प्रोसीड। ओके, सो L/4 के बारे में मैं बताता हूँ। ये L/7 मैंने जैसे बोला वो कर्टेल बार के लिए था। और ये L/4 जो है, वो जो एक्स्ट्रा टॉप के बार की रिइंफोर्समेंट डालनी है और ये जो नजदीक वाली रिंग डालनी है, उसके लिए L/4 का जिक्र किया हुआ है ये ड्राइंग में। ओके, मैं आगे चलता हूँ अभी। हम्म। अभी जैसे मैंने प्लान में दिखाया हुआ है, यहाँ जो B17 एंड B17A, ये जो दो बीम है, ये मैंने यहाँ पे B17 जो है उसका क्वांटिटी निकालने के लिए जस्ट शो किया है। मतलब आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू कि बीम का जब हम आरसीसी क्वांटिटी निकालते हैं, तो बीम का स्पैन ये हरदम कॉलम के बीचों बीच जो डिस्टेंस है, वो बीम का स्पैन कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 6 मीटर लेंथ है दो कॉलम के बीच में, मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इज द विड्थ एंड 0.75 इज द डेप्थ ऑफ द बीम। सो वो हिसाब से ये 1.35 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आती है। जब
कॉलम जो होता है वो कॉलम हरदम फुटिंग टॉप से लेके स्टेयरकेस के पैरामिड वॉल के टॉप तक जहां तक कॉलम जाएगा वो पूरा कंटिन्यू पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जहां स्लैब आ गई वो कॉलम कट हो गया। मतलब वहां कॉलम की क्वांटिटी हरदम फुटिंग टॉप से लेके जहां तक एंड होने वाला है कॉलम, वहां तक टोटल को कॉलम कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला। अभी जो हमने ये सब फॉर्मूला और ये सब बात की मैंने उसके बारे में, ये बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द बीम पे हम जा रहे हैं। B17 जो अभी हमने जिसका हमने क्यूबिक मीटर निकाला, जो C2 to C9 के बीच में जा रहा है, तो उसका अभी ये कटिंग लेंथ कैसे निकाला है। तो कटिंग लेंथ ऑफ द बीम का बॉटम का जो बार बी है वो देखिए इज इक्वल टू कॉलम जो लेंथ है वो लेंथ, कॉलम का मतलब 380 या जो भी कॉलम का विड्थ है, प्लस क्लियर स्पैन ऑफ द बीम, प्लस अनदर कॉलम विड्थ, इसका समेशन, मतलब कॉलम के बाहर बाहर का समेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, अभी उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कवर, क्योंकि कॉलम को जो भी कवर दिया है 30 mm का दिया होगा, 40 mm का दिया होगा, उसमें भी कोई 30 लो बोलते हैं, कोई 40 लो बोलते हैं, तो हमें ड्राइंग में जो दिया है वो फॉलो करना है। वहां 30 है तो हर जगह 30 होगा ये नहीं सोचना है, या वहां 50 है तो यहाँ 40 क्यों दिया है ये नहीं सोचना है। दैट इज स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स प्रोरोगेटिव। तो वो साइट के हिसाब से, वेदर कंडीशन से, सिस्मिक कंडीशन से उन्होंने सब किया रहता है। ओके, तो हमें मेथोडोलॉजी ये देखनी है कि कॉलम के बाहर का हिस्सा जो लेंथ होती है उसमें से दो साइड के दो कवर माइनस करने पड़ेंगे, और उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट लेंथ है, मतलब कहीं एल दिया होगा एडिशनल, तो वो डेवलपमेंट लेंथ है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ हमने कैलकुलेशन में जिक्र करते समय जो एल दिया है उसी को डेवलपमेंट लेंथ फिलहाल कंसिडर किया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब 40D 45D उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए जो एल दिया है वो डेवलपमेंट लेंथ है, ऐसे हमने एज्यूम किया है आपको बताने के लिए। सो वो क्वांटिटी देखिए 0.38 बाय 0.38 का कॉलम है, लिखिए इसलिए 0.38 दो आ गए। 6 मीटर बीचों बीच स्पैन है। हाँ, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, तो दो कवर हो जाएंगे माइनस। 20 mm का कवर यहाँ दिया हुआ है, और उसमें 300 की जो डेवलपमेंट लेंथ है वो ऐड हो जाएगी। सो ये बार की लेंथ 7.02 मीटर आ जाती है। ठीक है, अभी कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम कर्टेल बार जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिसका L/7 से कनेक्शन है। अभी जो क्लियर स्पैन है हमारा कॉलम के बीच में जो 6 मीटर है, उसमें से L/7 दो जगह से हमें माइनस करना है, और बची हुई जो लेंथ है दैट इज आवर कर्टेल बार लेंथ विच इज कमिंग 4.29 मीटर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कटिंग लेंथ ऑफ द टॉप बार। अभी बॉटम बार के बारे में हमने कर दिया सर, हिसाब किताब। वन क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन आया है कमेंट में। हाँ, एक बार ड्राइंग दिखा के कटिंग लेंथ समझा दीजिए, मतलब शॉर्ट पे बता दीजिए बस कि दिस दिस लेंथ वी आर कंसिडरिंग। आई थिंक प्लान में ये बता। बॉटम बार पकड़ा हुआ है हमने, एनीथिंग इज फाइन। और यहां से लेके यहां तक है बॉटम बार। दिस इज कर्टेल बार। इज दैट क्लियर। यस सर। इसमें मैंने जो ABC सब लिखा है ना सर, वो जब वो बच्चे थोड़ा स्टडी करेंगे PPT, तो उसमें भी ए बार कौन सा है दे कैन रिलेट इट वेरी इजीली। कूल 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 सर, ठीक है। यार विल गिव दिस फुल पीपीटी टू यू, तो यस, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कहाँ पे क्या जी मेंशन है। जी। मैंने जानबूझ के बार्स जो है उनको ABCD नाम देने की कोशिश की है, ताकि आगे जो ए पढ़ेंगे यहाँ पे आप, यहाँ देखिए B बार लिखा है या जो भी है, तो मेन जो बार ये C बार दिखा है, तो पता चलेगा मैं कौन सा A B कौन सा C पढ़ रहा हूँ वो पता चलेगा। ठीक है सर, प्लीज। हाँ, तो अभी ये कटिंग लेंथ बॉटल कर्टेल हो गया, हमको आगे चलना है। कटिंग लेंथ ऑफ टॉप बार, तो वापस पहले जैसा ही फॉर्मूला है कि कॉलम का विड्थ ऐड होगा, हो जाएगा, क्लियर स्पैन आ जाएगा, सामने वाले कॉलम का क्लियर विड्थ ऐड हो जाएगा। उसमें से क्या माइनस करना है, तो कवर माइनस करना है, और ऐड क्या करना है, तो डेवलपमेंट लेंथ ऐड करना है। इसके बारे में मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा स्केच में दिखा के, कि ये जो एल दिया है ना, ये एल यूजुअली एंड सपोर्ट पे दिया जाता है, कंटिन्यूस सपोर्ट पे दिया नहीं जाता है ना। तो ये जो टॉप का बार हम पकड़ेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ कॉलम के कवर तक कंसिडर किया जाएगा, और उसका डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो एल दिया है वो एंड सपोर्ट के यहाँ दिया गया है, यहाँ कोई एल दिया गया नहीं है। राइट, उसी प्रकार ये कैंटिलीवर में भी आप देखोगे तो सामने एल दिया हुआ है, आगे कैंटिलीवर जहां तक आता है वहां कोई एल दिया गया नहीं है। हाँ,
इसी तरह से ड्राइंग यूजुअली होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी कंसल्टेंट ने दोनों जगह एल दिए होंगे, तो एज आई सेड वो इंस्ट्रक्शन की ड्राइंग टू बी फॉलोड जो भी है फाइनली। लेकिन आज तक मैंने ऐसे एल डबल एल दिए हुए कभी देखा नहीं है। और कहीं देते हैं तो ऑफकोर्स स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का ड्राइंग फॉलो करना हमारी एज अ साइट इंजीनियर जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ, तो कटिंग लेंथ ऑफ एंड सपोर्ट, अभी जो मैंने बोल रहा था कि जो एक्स्ट्रा टॉप बार दिए हुए हैं वो एंड सपोर्ट पे यहाँ दिए उन्होंने कटिंग सपोर्ट। तो वो एंड सपोर्ट का भी हमने कैलकुलेशन किया है, जो हमने L/4 का जिक्र किया था। क्लियर स्पैन बाय 4 मीन्स L/4 प्लस कॉलम की जो लेंथ है, जो 50D वाला जो जहाँ गिनना है बोल रहा था वो, और माइनस क्लियर कवर, और उसके अंदर डेवलपमेंट लेंथ जो हमने अभी कंसिडर की है कि जो नीचे 300 mm दिया हुआ है उन्होंने, वो डेवलपमेंट लेंथ है फॉर एंकरेज। तो वो हिसाब से अगर ये कैलकुलेट करते हैं, इसका आपको एक्सेल में भी डायरेक्ट दिया हुआ मिलेगा, सो यू कैन रिलेट दैट। सो दैट इज कमिंग 2.14। ये कौन सा 2.14 आ रहा है वापस आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। ये जो एक्स्ट्रा टॉप बार दिया है ना, एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट एट कॉलम ओनली, तो ये जो दिया है ना, ये ऐसे सीधा जाके ये नीचे आ रहा है। तो ये आने वाला एक्स्ट्रा टॉप बार है, उसका अभी जिक्र किया हमने 2.14। ठीक है। अभी आप इस तरफ देखोगे, कंटिन्यूअस बीम जब होती है तब एक्स्ट्रा टॉप बार इधर भी आते हैं, लेकिन जबकि यहाँ कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के बार अंदर आते हैं, इसके लिए यहाँ एडिशनल वापस दूसरे सब एक्स्ट्रा टॉप बार नहीं है। नहीं तो एक्स्ट्रा टॉप बार या बोथ एंड रह सकते हैं या ओनली वन एंड भी रह सकते हैं। सो वी नीड टू फॉलो द शेड्यूल गिवन इन द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स ड्राइंग। अभी अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज पे ध्यान देंगे, वर्किंग आउट द नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ लिंक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हमारे मर्जी से तो नहीं डाल सकते। अभी हम इसमें अगर वापस शेड्यूल में चले जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो देखिए अभी 17 बीम को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, एंड वन जो है वहां पे 16 नंबर के बीम लिंक्स दिए, 8 टॉर एट द रेट ऑफ 130 सेंटर टू सेंटर। ठीक है। दूसरा, एंड टू जो दिया है वहां पे भी सेम रिपीट करो उन्होंने बोला हुआ है। मतलब 16 के 8 mm के रिंग 130 सेंटर टू सेंटर दोनों एंड पे देने जो नजदीक होंगे। और जो बीच वाला मिड स्पैन है वहां उन्होंने क्लियरली दिया है कि 8 mm के 200 सेंटर टू सेंटर आपको रिंग देने। मतलब 130 के बजाय 200 हो गया, अभी डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो अभी वो हमने नंबर ऑफ लिंक्स निकालने की यहाँ कोशिश की है आपको बताने की, कि एंड वन है वहां 16 नंबर दिए हुए 10 टॉर के। शायद यहाँ पे 16 और 8 में शायद हमारे पीपीटी में गलती हुई है। इसको 10 mm को आप 8 mm कंसिडर कीजिए, इट्स मिस्टेक ऑन माय पार्ट, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 है या 8 है, लेकिन ये गलती से ऊपर नीचे हुआ है हमारे तरफ से शायद, सो सॉरी फॉर दैट। तो 16 नंबर की रिंग आने वाली है यहाँ यहाँ पे एक एंड पे। दूसरे एंड पे भी 16 नंबर की रिंग आने वाली है 0.13 सेंटर टू सेंटर से। और फिर बची हुई मिड स्पैन पे जो जो भी रिंग आएगी वो कैसी आएगी, तो मिड स्पैन निकाल के वो 10 रिंग आएगी। मतलब 10 + 16 + 16 ऐसे कुछ करके 36 रिंग इस पैन में आ जाती है। ये प्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ लिंक्स निकालने से ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लिंक की लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ हरदम क्वेश्चन किया जाता है या यहाँ पे हरदम थोड़ा सा क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होता है। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जब बीम का सेक्शन है, अभी हमने यहाँ पे स्केच में बीम का सेक्शन दिखाया हुआ है, उसमें कवर माइनस होगा। जो भी 30 mm 40 mm जो कवर स्पेसिफाई किया होगा, 25 mm होगा तो वो माइनस होगा। ये केस में 25 mm स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने कवर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बार है। अगर 40 mm का कवर देते तो उतने बार अगर आएंगे तो उसमें से कंक्रीट का गिट्टी जो रहता है, खड़ी बोलते हैं हम, मेटल, वो नीचे नहीं जाएगा। तो वो हिसाब से उन्होंने 25 mm का कवर यहाँ रिकमेंड किया है। कई जगह बीम का कवर 40 mm भी होता है, कई जगह 30 mm भी होता है। अगेन उसमें कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, भले दिया होगा तो फाइनली मैंने जैसे बोला स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के ड्राइंग के हिसाब से हमें चलना होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी, जैसे अभी हमें ये रिंग की क्वांटिटी वर्कआउट करनी है, तो बेसिकली जो अब हमारा जो
अब कंक्रीट का साइज है जैसे कि 300 बाय 750, उसमें से दो दो कवर आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो ये बीम की एक ये लेंथ आएगी, दूसरी ये लेंथ आएगी। उसके बाद में ये जो हम बेंड कर रहे हैं लिंक को, तो ये बेंड अपने को ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। तो वो डिडक्शन क्या होता है, किसी को मालूम है इसके बारे में क्या डिडक्शन किया जाता है? somebody कैन अनम्यूट एंड टेल मी। कोई बता सकता है डिडक्शन होता है क्या और वो क्यों होता है? बताओ यार, आप लोग साइट पे जॉब कोई कर। बोल रहे हैं शायद, लेकिन अनम्यूट नहीं किया है। मैं एक बार व्यू चेंज करने का ट्राई करता हूँ, दिख जाए। आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो यार, सर इज आस्किंग क्वेश्चन, सो इट्स गुड इफ यू आंसर हिम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जब सरिया किया जाता है ना, तो सरिया को ऐसे बेंड किया जाता है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्टों में तो बार बेंडिंग के लिए मशीन ही आती है, मशीन पे सब बनता है। पहले जमाने में ज्यादातर लोकली होता था, एक एपरेटस होता था, उसके साथ में कुछ रॉड लगाए हुए इसमें डाल के वो ऐसे सरिया को बेंड करता था। तो ये जो बेंडिंग होता है ना सरिया का, तो ये बेंडिंग के दौरान जो बार है उसका कुछ इलोंगेशन होता है, ऐसे होता ही है, ऑब्वियसली इलोंगेशन होता है। तो मतलब आप अगर जो बार लेते हो, जो लेते हो, तो इलोंगेट होने के कारण वो कुछ तो mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm बढ़ने वाला रहता है एवरी बेंड के पास में। तो आईएस क्या बोलता है, या हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जो ये होता है, हमारे पास बेंड कितने तरह के होते हैं? यूजुअली एक 45 डिग्री का बेंड होता है स्लैब में, जो हम आगे चल के बात करेंगे। रिंग के लिए 90 डिग्री का बेंड होता है। किसी ने कमेंट यस, किया है। 90 डिग्री का बेंड होता है, और एक 135 डिग्री का बेंड होता है। ये किसी ने लिखा है, एकदम सही लिखा है, बेंड डिडक्शन। 45 डिग्री के लिए 1D होना चाहिए, 90 डिग्री के लिए 2D होना चाहिए, 130 डिग्री के लिए 3D होना चाहिए। परफेक्ट। मैं यही जानना चाहता था कि आपके पास किसी के बाद इसके बारे में जानकारी है क्या। गुड, आई लाइक दैट। तो ये जो इलोंगेशन होता है लिंक का, उसको केटर करने के लिए ये डिडक्शन किया जाता है, और उतनी सरिया की लेंथ कम की जाती है, और वो बेंड डिडक्शन बार बेंडिंग शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे वही दिखा रहे हैं कि पहले तो 300 जो वीड थे उसमें से 25 mm का कवर माइनस हो गया, वो दो साइड आती है नीचे ऊपर। बाद में 750 जो हाइट है उसमें से दो 25 mm माइनस किया, 2 इंटू कर रहे हैं इसलिए वो हो गया। हाँ, उसके बाद 2 इंटू 75। अभी ये जो 75 है 135 का, उसका भी कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। उसका 9D to 10D होना चाहिए, बट मिनिमम 75 हम रखते हैं। कई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अभी डी में बिना देखे कि डेवलपमेंट लेंथ और लिंक एंकरेज लेंथ 75 mm ऐसे भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो लेंथ है 75 mm एंटीसिपेट की है। अगर आप 8 mm को कंसिडर करते हो, और 8 mm इंटू 10D भी करते हो तो 80 mm होता है, या 9D भी करते हो तो 72 mm होता है, राइट? तो ये हमने 75 यहाँ पकड़ा हुआ है। तो वो दो जो हमने, ये जो एडिशनल लेंथ है ना लिंक बनने के लिए, वो 2 इंटू 75 mm यहाँ ऐड ऐड कर दिया हमने। अभी यहाँ पे चालू हो गया डिडक्शन। अभी 5 हमारे टोटल बेंड आते हैं, है ना? तो वो पांच में से दो जो है वो 135 डिग्री वाले हैं, और तीन जो है वो 90 डिग्री वाले हैं। तो वो हिसाब से 2D और 3D के हिसाब से ये डिडक्शन किया हुआ है। और ये सब मिला जुला के हमारी लेंथ आती है 2.02। इसका एक्सेल शीट आपको शेयर किया जाएगा, उसमें आपको ये पता चलेगा। बट थिंग इज दैट आपको मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे किया जाता है, ये समझने के लिए ये स्लाइड दी हुई है। इसमें अगर कोई कैलकुलेशन में 19-20 होगा वो हम करेक्ट कर सकते हैं, या जैसे 8 mm की जगह 10 mm गलती से लिखा गया है वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। बट द ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्कआउट नंबर ऑफ लिंक्स, सपोर्ट के यहाँ नजदीक लिंक क्यों होती है, बीच में थोड़ी सी स्प्रेड होके क्यों होती है, और बीम की लेंथ निकालने के टाइम में एडिशन क्या करना है और सब्ट्रैक्शन क्या करना है। इज दैट ओके? सबको पता चल गया इसके बारे में? कोई शंका है उसमें? सुमित, आपका कुछ क्वेश्चन है, अनम्यूट करके पूछ लें जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। अ, ठीक है सर, प्रोसीड कीजिए, आएगा CSBJ। ओके।
सेंटर टू सेंटर में बीम डिडक्शन करते हैं, यस, ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना है तो वो भी किया जाता है, लेकिन वो भी डिपेंड है, प्रैक्टिकली वो नहीं किया जाता। जो कवर है वो लिंक को प्रोवाइड किया है, इस तरह से हम कैलकुलेशन यूजुअली करते हैं ऑन प्रैक्टिकल बेसिस पे। ठीक है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हाँ, अभी हम बीम का सेक्शन जो है अभी हमने कवर कर लिया। अभी बीम में हमने एक मेनली दो कॉलम पे सपोर्ट होने वाला बीम और उसके आगे जाके जो कैंटिलीवर बीम था उसको हमने अभी ये किया था। करेक्ट, करेक्ट। ये शिवा ने जो फॉर्मूला ये किया हुआ है वो सही बात है। 2a+b इंटू 12d या जो भी है, दैट इज ट्रू, करेक्ट। अभी ये यहाँ पे आपको इलाबोरेटिव समझाने के लिए वो डिस्टेंस और ये सब मार्क करके हमने दिया हुआ है। ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम स्लैब के तरफ आ जाते हैं। स्लैब के इसमें स्लैब में बेसिकली अभी वापस की स्लैब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो कई बार कैसे होता है कि हम पी लाइन से निकालते हैं बार बार का डिस्टेंस, और समझो स्लैब थिकनेस सिमिलर होगा तो वो में क्या उससे मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं स्लैब का वॉल्यूम इतना हो गया। बट दैट इज नॉट द केस। स्लैब जो होता है वो चार, एक गाले के बारे में हम सोचेंगे तो ये देखिए, एक दो तीन चार, ये चार कॉलम और उसके साथ आए हुए चार बीम, उसके बीचों बीच जो डिस्टेंस है जो अभी यहाँ पे कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज व्हाट योर स्लैब इज। तो उसका लेंथ विड्थ इनटू हाइट, वो हिसाब से स्लैब का वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है। तो स्लैब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको अंदर अंदर का मेजरमेंट लेना चाहिए, या थोड़ी इसमें हम कहें कि हम रूम के अंदर बैठे तो जो सीलिंग दिखाई देता है हमें, दैट डायमेंशन टू बी कंसिडर्ड फॉर टेकिंग वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द स्लैब। ओके। तो अभी स्लैब के भी क्या टाइप होते हैं, बेसिक टाइप तो हमें मालूम होने चाहिए कि स्लैब के भाई क्या टाइप्स होते हैं। तो एक वन वे स्लैब होता है, दूसरा टू वे स्लैब होता है, तीसरा कैंटिलीवर स्लैब होता है, चौथा संकन स्लैब होता है, और एक पीटी स्लैब होता है। पीटी स्लैब इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, तो उसको एक पीटी स्लैब होता है, इसके लिए ही हम सीमित रखते हैं। और अभी हम वन वे स्लैब के बारे में यहाँ पे वर्किंग करने वाले हैं, जो कि हमारे शेड्यूल में या वो स्लैब में वन वे स्लैब है। ओके। तो आगे के स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे स्लैब का जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, एलबीएच करके वॉल्यूम निकाल के दिया हुआ है वन गाले का, एंड दिस इज वन वे स्लैब। वन वे स्लैब के शेड्यूल में जब देते हैं S4 S6, और उसमें ये जो एक सिंबल रहता है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट। जनरली जो शॉर्टर स्पैन है उसके अलोंग जो हम डालते हैं वो हरदम मेन रिइंफोर्समेंट होता है, भले टू वे स्लैब भी हो आपका। बताता हूँ, वन वे स्लैब टू वे स्लैब का डिफरेंस भी बताता हूँ। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में मैं अभी प्रैक्टिकल डिफरेंस बताता हूँ, कितने बाय कितने का रेशियो होगा तो वन वे स्लैब होता है वगैरह, वो नहीं बताऊंगा। जनरली जब ये विड्थ और लेंथ के इसमें जब रेक्टेंगुलर के तरफ हम चले जाते हैं, स्लैब में रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, तब वन वे स्लैब होता है, ताकि B17 और B18 जो है वो ये स्लैब का लोड ले लेगा। ठीक है। तो मेन रिइंफोर्समेंट अलोंग B17 एंड B18 होगी। यहाँ पे यहाँ पे भले S4 उन्होंने वन वे दिया है, लेकिन ये अगर कैंटिलीवर नहीं होता तो ये बीइंग अ स्क्वेरिश शेप ये टू वे स्लैब हो जाता था। मेन डिफरेंस वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में ये है, वन वे स्लैब में एक ही मेन रिइंफोर्समेंट होता है और दूसरे डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, वेयर एज टू वे स्लैब में बोथ द रिइंफोर्समेंट आर मेन रिइंफोर्समेंट, ओनली थिंग बॉटम रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पैन ऑफ दैट स्लैब। इतना आप फिलहाल ध्यान में रखो। दोनों का मेन रिइंफोर्समेंट ही होता है, मैं शेड्यूल में भी आपको वो समझाता हूँ। अभी देखिए, ये शेड्यूल है, S4 दिया हुआ है, 150 mm थिकनेस दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ रिइंफोर्समेंट के लिए ये कॉलम से शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन बार, रिमार्क। ठीक है। अभी शॉर्ट स्पैन के अलॉन्ग ये, जैसे कि ये वन वे स्लैब है। यस, यस। गौतम मैं बताता हूँ, वापस बताता हूँ। मैंने ये बोला कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर समझाना है तो जनरली जब
जनरली जब एक रेक्टेंगुलर शेप तैयार होता है ना स्लैब का, उसका वो जो फॉर्मूला है उतने डी बाय उतना डी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें फिर हमारा अभी का सेशन बाजू होके उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनता है ना जब ऐसे लंबा, तब वन वे स्लैब यूजुअली आता है। और अलोंग द शॉर्टर स्पैन ये है देखो, इस क्योंकि शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन में काफी अंतर है यहाँ पे आप देखो तो ये देखो स्क्वायर है, इसमें भी एक आधा शॉर्टर और लॉन्गर होगा कुछ फ्यू एमएम से 100 mm से इधर उधर। लेकिन जब स्क्वेरिश के तरफ स्लैब चला जाता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं वापस, तो वो टू वे स्लैब बनता है। और जब ये रेक्टेंगुलर शेप का स्लैब आता है, बीम के अंदर की जगह की बात कर रहा हूं, तो वो वन वे स्लैब होता है, क्योंकि शॉर्टर स्पैन का सरिया मेन रिइंफोर्समेंट होता है, एंड थ्रू दैट मेन रिइंफोर्समेंट लोड इज बीन ट्रांसफर्ड ऑन B17 एंड B18। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, रिइंफोर्समेंट जो है वो शॉर्ट स्पैन के अलोंग ही है, क्योंकि ये वन वे स्लैब है। यहाँ पे रिमार्क में दिया हुआ है देखिए, वन वे स्लैब। तो ये उन्होंने 10 और 110 सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट ए बी जो लिखा है वो अल्टरनेट बेंट अप बार से। वो अल्टरनेट बेंट अप बार क्या है, कैसे वो हम आते हैं। यहाँ पे ये वन वे स्लैब होने के कारण लॉन्ग स्पैन के यहाँ डैश आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट नहीं है अलोंग द लॉन्ग स्पैन, क्योंकि दिस इज वन वे स्लैब। तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा क्या है, अलोंग द अनदर स्पैन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो 8 और 200 सेंटर टू सेंटर है। क्लियर। अभी हम, करेक्ट, करेक्ट, शिवा ने जो दिया हुआ है Lx/Ly इफ लेस देन 2, तो वन वे स्लैब होता है। Lx/Ly इज, सॉरी, लेस देन 2 तो टू वे स्लैब होता है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू होता है तो वन वे स्लैब है। सही बात है शिवा। अभी का मैंने जैसे बोला कि हमारा फोकस बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है, तो वन वे स्लैब एक मैंने प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसमें जाके जिक्र नहीं किया कि एल बाय, जब Lx/Ly लेस देन 2 होता है तो वो स्क्वेरिश के तरफ शेप आ जाता है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। एंड Ly/Lx इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 जब होता है तो वो रेक्टेंगुलर शेप तैयार होता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, तो अभी, सर, वन हाँ थिंग, जी, बिफोर वी मूव अहेड, तो मैं हाँ, बस टाइमिंग वाले पार्ट पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वी आर ऑलरेडी यस यस, टचिंग 4 और ये 4:30 तक का सेशन है, 4:30। तो अभी करेक्ट, बहुत करेक्ट, सारे डाउट्स आ रहे हैं, आई कैन सी। तो हम पहले करेक्ट, ये पार्ट कवर करते हैं, देन वी करेक्ट, कैन करेक्ट, करेक्ट। डाउट्स वाला। वी आर नियरिंग ऑन आवर कंप्लीशन। बिल्कुल सर, देन फाइन, जस्ट लेट इट वाज अ देम रेज देयर रिमाइंडर। डाउट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बाद में सब उल्टा समझाने से अच्छा है कि ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो देखना पड़ेगा। लैपिंग लेन के बारे में बाद में बात करते हैं हम। ओके, हाँ। तो लेट्स कम टू द क्रॉस सेक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब। ओके, देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूअस स्लैब है दिखाई हुई, यहाँ पे हैच करके उसको तोड़ा हुआ है। दिस इज बीम और कॉलम, वॉट एवर यू से, बीम कंसिडर करते हैं अभी हम, क्योंकि ये कॉलम तो उसके नीचे है। दिस इज वन बीम, दिस इज अनदर बीम, दिस इज थर्ड बीम। ओके, सो वी हैव L1, L2 एंड L3 आर द रिस्पेक्टिव स्पैन्स ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो L1 जो है वो अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन है हमारा, वो हमने इसलिए वहां से स्लाइस करके उसको निकाला हुआ है। यस शिवा, मैं प्रैक्टिकली इमीडिएट वन वे होगा या टू वे होगा कैसे पता करना है, इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि रेक्टेंगुलर होगा तो वो जनरली वन वे स्लैब होता है, स्क्वेरिश की तरफ जाता है तो टू वे बनता है। करेक्ट। ओके, सो अभी हम ये स्लैब पे आते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी ये स्लैब में अभी देखिए कि बहुत सारी चीजें दी हुई है। यहाँ L1/4 दिया है, यहाँ L2/4 दिया है, यहाँ L1/7 दिया है, यहाँ L1/5 दिया है। तो थोड़ा उसके बारे में शॉर्ट में जिक्र करते हैं। हाँ, जहाँ की जैसे ये एंड सपोर्ट है, ये L/7 एंड L1/5 एंड L1/7, उसका जो कॉग्निजेंस है वो ये बेंटअप बार उठा, कौन से पॉइंट पे बेंटअप बार उठाना चाहिए उसके लिए वो डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एंड सपोर्ट होता है, जहां स्लैब एंड होती है, बिल्डिंग खत्म होती है, वहां पे जब हम जाते हैं तो एंड सपोर्ट के तरफ जो बेंड उठाने का पॉइंट है, दैट शुड बी L1/7। अगेन, इसमें अगर किसी ने स्टैंडर्डाइज हर जगह L/5 पे दिया, दे दो करके अगर स्केच दिया होगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो दैट स्केच। आई एम रिफरिंग टू द स्केच pertaining to this site and pertaining to this design.
ओके। तो L/7 वाला जो मामला है वो जनरली एंड सपोर्ट के तरफ L/7 होता है। बाकी हर जगह L/5 पे बेंड उठता है। देखो यहाँ पे L/5 पे बेंड चालू हो गया, अदर स्पैन में भी यहाँ L/5 पे बेंड चालू हो गया, इधर भी देखिए L/5 पे चालू हो गया। ओनली ये जो एंड सपोर्ट है यहाँ पे L1/7 पे आ गया। ये हो गया बेंट अप बार कहाँ उठाना है उसके बारे में। ठीक है। अभी इधर L1/4 L2/4 जो दिया है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं समझाना चाहता हूं कि मेन बार अल्टरनेट बेंट अप बार, ये जो ए बी लिखा है ना, ए बी बेंट अल्टरनेट बेंट अप बार, वो क्या होता है वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जो L1 स्लैब है उसमें बार कैसे होता है कि यहाँ ये डेवलपमेंट लेन का एल आ गया, ये सीधा आ गया, ये बेंड बार है, यहाँ से सीधा आके ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। दिस इज वन बार। उसके दूसरा वाला बार कैसे होगा, तो यहाँ से चालू होगा, यहां से बेंड उठेगा, यहां से आएगा। सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पैन, वो अगले वाले कंटिन्यूअस स्पैन में L/4 तक चला जाएगा। अगर स्लैब यहाँ खत्म हो रही है, एक ही बे की स्लैब है, तो वो आगे जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब कंटिन्यूअस स्पैन होता है तो ये स्लैब का बेंड बार जो है यहाँ L/4 तक आता है, और ये स्लैब का बेंड अप बार है वो इस तरफ L/4 तक जाता है। ओके। तो वो हिसाब से हमें उसकी लेंथ जो है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है। तो अभी ये लेंथ निकालने के लिए मेन चीज जो दिया, मेन मेन स्लैब का जो स्पैन दिया है 10 और 110 सेंटर टू सेंटर, वो हिसाब से ये 10 और 110 सेंटर टू सेंटर से ले किया हुआ है। और अदर डायरेक्शन में ये जो लाल आपको डॉट्स दिख रहे हैं दोज आर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। आप यहाँ नोटिस करेंगे तो मेन बार नीचे ले किया हुआ है। मेन बार हरदम नीचे ले होना चाहिए क्योंकि वो लोड ट्रांसफर करता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बॉटम में कि ये मेन बार ऊपर गया और ये डॉट्स उसके नीचे चले आ गए, सो दैट इज रॉन्ग, वो स्लैब कोलैप्स हो जाएगी, है ना। तो मेन बार ये हरदम नीचे होना चाहिए अलोंग द शॉर्टर स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऊपर आना चाहिए। और अभी ये जो टॉप के जो बार आए हुए हैं, तो ये टॉप के बार पोजीशन में रहने के लिए, क्योंकि टॉप ऐसे आप लेके गए तो वो हवा में तो ऐसे के ऐसे रहेंगे नहीं, तो उसमें आपको हो सकता है ऐसे चेयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दूसरे ये बार भी उसको बांधने पड़ेंगे ताकि दैट इन्फोर्समेंट विल बी इन द पोजीशन, राइट। सो उनको टॉप एक्स्ट्रा बार ऐसे बोलते हैं। ये जो है, ये जो डॉटेड दिए हुए, दोज आर एक्स्ट्रा टॉप बार्स। तो एक्स्ट्रा टॉप बार्स ये जनरली लिखे नहीं होते आपके शेड्यूल में, लिखे भी होते हैं नहीं भी होते, लेकिन वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं क्योंकि वो मिनट बार शुड स्टे इन द पोजीशन, नहीं तो वो तो इधर उधर गिर जाएंगे। तो जरूरत है वहां पे चेयर भी देनी पड़ती है टू कीप दैट डिस्टेंस इंटैक्ट, और ये बार को पोजीशन में रखने के लिए एक्स्ट्रा टॉप बार भी दिए जाते हैं। अभी बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द स्लैब, हाँ। S4 जो हमने थोड़ी देर पहले ये देखी थी, S4, ये S4 का ये शॉर्टर स्पैन है, उसका ये शेड्यूल है, अभी उसका हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये S4 में नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने हैं, तो लार्जर स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन। हम जो भी स्पेसिंग देते हैं अलोंग द लार्जर स्पैन, हमारे शॉर्टर स्पैन के साथ अलोंग लगने वाले, तो जो लार्जर स्पैन है बड़ा वाला है उसको डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करना है और प्लस वन करना है। तो यहाँ पे वो 57 नंबर आ रहे हैं। अभी दूसरे डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज गोइंग टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द शॉर्टर स्पैन, मींस लॉन्गर स्पैन को पैरेलल बट 90 डिग्री तो शॉर्टर स्पैन, तो शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग जो 200 है प्लस वन, तो ये 19 नंबर आ रहा है। जनरली 19.4 हो गया तो 20 भी कर सकते हैं हायर साइड रखने के लिए। ऐसे नहीं कि वो मैथमेटिकल या फाइनेंशियल इसमें 50 तक होगा तो एक कम करो, 52 या 60 हो गया तो अगले करो, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली सेफर साइड पे हम ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 19 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। अभी इसके बारे में कटिंग लेन कैसे निकलेगी, तो ये कटिंग लेन निकलने के लिए जैसे मैंने बोला अल्टरनेट बार बेंटअप होता है। एक जगह जो एंड सपोर्ट है वहां तो आगे जाने का सवाल नहीं है वो बार का, लेकिन जो कंटिन्यू सपोर्ट है वहां वो अगले स्पैन के L/4 तक चला जाता है। ओके। तो अभी देखिए यहाँ शॉर्टर स्पैन जो है वो होगा, प्लस बीम की जो जो विड्थ होगी वो ऐड होगी, और उसमें से माइनस क्या होगा, तो बीम का कवर होगा। और और क्या होगा, तो 45 डिग्री बेंड के लिए जो इलोंगेशन पार्ट है वो माइनस होगा, और एडजेसेंट स्लैब में L/4 तक जो बार गया है वो ऐड होगा। इज दैट क्लियर। तो वो अगर हम सब देखेंगे तो उसका 5.07 मीटर लेंथ आता है इस बार का।
मतलब ये बार हम अगर सोचेंगे इसका, सॉरी, ये बार हम सोचेंगे आगे जाके, यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ आगे तक आने वाले बार की लेंथ 5.04 या जो भी हमने अभी वर्कआउट किए है वो निकाली है ये। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पैन है उसमें से दो साइड का कवर माइनस करो, वो तो सीधा बार ही आने वाला है, तो वो 6.1 का मीटर का आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार जो हमने जिक्र किया था, जो L/4 के जो एक्सटेंशन होते हैं टॉप पे, जो रिन्फोर्समेंट आती है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, तो ये टॉप के L/4 के ऊपर के जो बार है वो लॉन्गर डायरेक्शन से लगते हैं, उनका यहाँ जिक्र करके नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे और उनकी लेंथ क्या होगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। सीधा कैलकुलेशन है कि कुछ तो स्पेसिंग 0.15 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग किया हुआ है, +1 किया है, तो समझो 7 बार आते हैं। हाँ, और उसके 7 प्लस एक एक सपोर्ट पे 7 होंगे, दूसरे सपोर्ट पे 7 होंगे, या जो भी आते हैं वो हिसाब से उसकी 6.1 मीटर की लेंथ आती है। तो यहाँ पे अपना स्लैब का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। अभी इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, क्वेश्चन है तो बताइए। वैल्यू L/5, L/7, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, फ्रॉम वेयर मीन्स वी हैव क्लियर स्पैन, L1 का डिस्टेंस क्या है हमें मालूम है, L2 का डिस्टेंस क्या है हमें मालूम है एज पर ड्राइंग, तो उसको जब L/5 L/7 करना है तो वो वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू है। ठीक है, एस करके जिनका नाम है यहाँ पे उनका आंसर दे रहा हूँ। और दूसरा सवाल पूछा गया है यहाँ पे, सर 2 वे स्लैब में 12 mm का सरिया कैसे करते हैं, पार्ट बाय पार्ट पूरा 12 mm प्लेस करते हैं, बेंट बेंट मारते हैं। मुझे सवाल ठीक से पता नहीं समझ में नहीं आया आपका, आप सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सुमित भाई, सुमित, अनम्यूट मैं करूं या आप कर लोगे? करूँ को मैं करता हूँ। सॉरी। सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सुमित को। हाँ हाँ, सुमित, आपको देखो रिक्वेस्ट किया होगा अनम्यूट करने का, आप खुद भी कर सकते हो अपने एंड से। हेलो। हाय सुमित। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे दो बीम है सर, हाँ कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, तो उसमें हाँ। 12 मीटर की जो बार होती है वो एक ही बार में प्लेस कर दी जाती है या पार्ट बाई पार्ट, मतलब गाला वाइज की जाती है? आप कह रहे हो फुल लेंथ बार प्लेस कर देते हैं जो 12 मीटर की आती है वो, या कट करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? जी 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 यही है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। नहीं देखिए, स्लैब के अगर ये बारे में बात करेंगे तो एज फार एज पॉसिबल हमें जो बार की लेंथ है वो सिंगल पीस ही रखनी है। ऑब्वियसली उसको लैप देना नहीं है, लेकिन अगर 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ होती है हमारी बार की, 12 मीटर से ज़्यादा का यूजुअली स्लैब में सरिया आता नहीं है, फिर भी अगर कहीं आता है तो हम स्टैगर्ड लेके उसको हम लैप लेंथ ले सकते हैं, या फ्यू फ्यू एरियाज में जैसे कटिंग लेंथ भी हमारा वेस्ट ना हो, वो हिसाब से जहां लैप लेने से चलेगा मेनली, जहां पे जहां पे ये बेंट अप बार वगैरह जो है, जहां शेयर फोर्स और ये बेंडिंग मोमेंट का, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है, राइट, मैं जैसे ये कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये जो पॉइंट है, जो वल्नरेबल पॉइंट कह सकते हैं हम, वहां पे लैपिंग नहीं आए, इस तरह से ये प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जनरली बेंट अप बार वगैरह जो है वो उसको लैप नहीं दिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में आप लैप ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द लैप डिस्टेंस, लैप डिस्टेंस जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे अगर देखा जाए तो 50D फॉर कंप्रेशन एंड 60D फॉर टेंशन मेंबर है। अगेन, जैसे उसमें बहुत सारे पैरामीटर अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, एज योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट गेट रिचर, लैप लेंथ का जो फॉर्मूला है या जो 40 है, 30 है, 45 है, वो कम होता जाता है। दैट इट सेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग। और ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती है, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो आता है हमारे पास उसमें एक स्टैंडर्ड नोट करके, एक राइट साइड में कई दफा स्टैंडर्ड नोट दिए जाते हैं, ये सेक्शन दिए जाते हैं, आप लोग ड्राइंग जरा, सेक्शन दिए जाते हैं, तो उसमें हमें पढ़ना है। हम लोग यूजुअली वो पढ़ते नहीं, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ, पार्शली भी दिखाई दे तो देखो, कैन यू सी दिस? जी। हाँ, तो ये ड्राइंग ड्राइंग ये एक्चुअली ऐसे पूरा है, लंबा का लंबा है पूरा, आप देख नहीं सकते हो, तो लेकिन आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो सब, जो उनका क्या बोलते हैं नेमप्लेट रहता है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का, यहाँ पे ये सब कुछ मेन चीजें दी रहती है उन्होंने, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, लैप लेंथ लेना है तो कितना लेना है, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट कॉमन कॉपी पेस्ट वाली चीजें वो यहाँ रहती है।
और चलिए अगर आप बॉटम। ये देखोगे, क्योंकि ये जैसे कि इतना अच्छा विजिबल नहीं था, तो ये देखिए यहाँ पे सेक्शंस देते वो, और वो बताते हैं कि आपको L/4 क्या लेना है, L/5 क्या लेना है, उनका मेथोडोलॉजी क्या है। वो हिसाब से उनका वो सेक्शन रहता है। और अगर आप ये देखोगे तो ये एक टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल है उनका। इस तरह से ड्राइंग पूरा होता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे कोई मैं नई चीज नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी जब बता रहा हूँ थोड़ा दूर जाके दिखा रहा हूँ। दिस इज अ कंप्लीट ड्राइंग, है ना। इसमें शेड्यूल होता है, बीम के बारे में दिया जाता है, कॉलम के बारे में दिया जाता है, स्लैब के बारे में दिया जाता है, स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं, और कुछ सेक्शन भी ये दिए जाते हैं कि L/5 कहाँ लेना है, L/4 क्या लेना है, लैब अगर लेने हैं तो कहाँ लेने हैं, वो सब चीजें उसमें दी जाती है। वी नीड टू स्टडी देम एंड वी नीड टू फॉलो देम एज अ साइड इंजीनियर। एनीथिंग एल्स? थैंक थैंक यू। हम्म। तो एक्सक्यूज मी अभी सर। वी मूव अभी टू लास्ट सेक्शन सर, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे हम आ गए हैं, अभी तक सारा कवर हाँ, कर। नहीं, अभी मैं जस्ट उनको वो एक्सेल फाइल दिखाना चाहता हूँ विच वी आर गोइंग टू शेयर गुड विद गुड देम। गुड, प्लीज सर हाँ। दिखाइए। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। आई आई हैव सम डाउट। या सर, टेल मी। can you give some information about sunken slab as practically? ओके। संकन स्लैब के बारे में मैं इंफॉर्मेशन इतना ही देना चाहता हूँ। संकन स्लैब कहाँ आता है ऐसे आपको लगता है? कैन यू टेल मी? सर यूटिलिटी सर एरिया और बाथरूम। करेक्ट। बाथरूम में जैसे कि बाथरूम की पाइपलाइन जाने के लिए जगह होनी चाहिए, वाटरप्रूफिंग होना चाहिए, और बाद में फ्लोरिंग लगने के बाद बाथरूम यूजुअली स्टेप अप नहीं होना चाहिए, स्टेप डाउन होना चाहिए, भले एक टाइल ड्रॉप हो उसके लिए। और पूरे पाइपलाइन बाहर निकालने के लिए जो जगह हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए संक होना जरूरी है। सिमिलरली बालकनीज में भी हम संक करते हैं, क्योंकि उनके और वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट आना है, तो वो संक स्लैब होता है। उसमें जनरली बीम्स इन्वर्टेड होते हैं, और बीम के साथ में ऊपर स्लैब आने के बजाय वो संक किया जाता है। और उसको बाद में जहां अलाउेबल है वहां कोर कटिंग करके बाथरूम के पाइप लेके जाते हैं, वाटरप्रूफिंग किया जाता है, उसका क्यूरिंग करते हैं, टेस्टिंग करके, और बाद में ब्रिक बैट से भर के फ्लोरिंग के पहले उसको एक लेवल किया जाता है। एनीथिंग एल्स? सर, क्रैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्रैंक? या कौन से यहाँ, कौन से इसमें? सर, स्लैब में क्रैंक दिया जाता है ना? हाँ। क्रैंक्ड स्लैब होती है ना? बेंट अप बार की बात कर रही है आप? या वही या क्रैंक बार की, बेंटअप बार की बात हो रही है सर। हाँ, तो बेंट अप बार वही है। अभी मैं जाता हूँ वो स्लाइड पे। लोग कमेंट ये में। बेंटअप बार जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, अगर शेयर फोर्स डायग्राम हम देखते हैं इसका कैसे आता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो मेरा कर्सर हम्म जैसे जाता है, देखो ऐसे जाता है, यहाँ पे ऐसे होके वापस सपोर्ट के यहाँ ऊपर जाता है जो निगेटिव बनता है, फिर ऐसे आके यहाँ नीचे आता है। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, बीम का भी और स्लैब का भी। राइट। तो ये हम्म यहाँ जो शेयर फोर्स जहां से शुरू होता है और बढ़ता जाता है टुवर्ड्स सपोर्ट, इसलिए वहां पे बेंड बार देते। पहले जमाने में बीम में भी बेंटअप बार दिए जाते थे। हम लोगों ने जहाँ करियर शुरू की थी तब ये कर्टेल बार का मामला नहीं था। बीम में भी बेंटअप बार हुआ करते थे ऐसे ही स्पॉट में। ठीक है। लेकिन अभी जैसे एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, ये हो गए, तो उन्होंने वो बेंटअप बार निकाल के एक्स्ट्रा टॉप, बॉटम कर्टेल, टॉप कर्टेल, ये सब बार अभी आ गए पिछले 10-12 सालों से, अभी वो चल रहा है। नहीं तो पहले ये जैसे दिखाया ना, वैसे बीम में भी बेंटअप बार हम डालते थे, वो आगे के स्पैन पे चले जाते थे या सब कुछ होता था। तो बेंटअप बार या क्रैंक बार आप जो बोल रहे हैं, मेनली स्लैब में शेयर फोर्स को केटर करने के लिए डाले जाते हैं। नेक्स्ट। करेक्ट, निगेटिव बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए। करेक्ट। कोल्ड वेदर में मतलब कितने कोल्ड वेदर की आप बात कर रहे हो सुमित? मतलब बिल्कुल बर्फ जमी है, निगेटिव में हम है, तब की बात कर रहे हो, या नॉर्मल कोल्ड वेदर है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, 9 डिग्री टेम्परेचर है? 10 डिग्री क्या, 10 डिग्री प्लस या माइनस? तो 10 डिग्री प्लस हो तो जो स्टैंडर्ड हमारे इसमें इन वे 10 डिग्री टेम्परेचर है तो अच्छा है स्लैब के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द कंक्रीट लॉट ऑफ हीट गेट्स हाइड्रेटेड, राइट, इसलिए हम क्यूरिंग भी करते हैं। तो वेदर अगर कोल्ड है तो एक तरह से अच्छा है, क्यूरिंग भी अच्छा होगा, पानी का इवेपोरेशन नहीं होगा,
तो वो तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दिया हुआ है कि वो स्पैन के हिसाब से है, कितना स्पैन है स्लैब का, तो 8 दिन के बाद डी शटर कर सकते हैं, 12 दिन के बाद कर सकते हैं, 15 दिन के बाद कर सकते हैं। दैट इज जनरली मेंशन इन द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स ड्राइंग, राइट। स्पैन से रिलेटेड है। अगर स्पैन बड़ा हो तो 15 दिन 21 दिन तक रखना पड़ता है कभी कभी। मतलब स्कैफोल्ड शटरिंग रिमूव्ड बट प्रॉप्स लेफ्ट देयर, ये भी सिनारियो किया जाता है। तो जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, पॉसिबली वही के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के साथ यूजुअली हम काम करते हैं, तो वो वेदर कंडीशन के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि कैसे करना है। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड देखना है तो आईएस में मेंशन किया हुआ है क्या स्पैन को कितना डिशटरिंग टाइम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यू कैन रिफर दैट। और 10 डिग्री के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ऐसे मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता है। लेकिन यू कैन कंसल्ट योर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट इफ यू आर डूइंग वर्क एट 10 डिग्री वेयर कंटिन्यूसली 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है, एंड यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट। जस्ट आई वुड लाइक टू वन ऐड वन पॉइंट सर है सुमित। तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर आपका -5 के आसपास जाता है ना, वहाँ कुछ मेजर चीज़ें हम जो करते हैं कि हॉट वाटर यूज कर लेते हैं या फिर एग्रीगेट को हीट में रखा जाता है। ऐसे दो जी तीन प्रैक्टिसेस हैं। तो नॉर्मली इंडिया में तो कश्मीर वश्मीर में देखा जाता होगा, बाकी प्लेसेस में तो है नहीं। जी बाहर के देशों में थोड़ा प्रैक्टिस है। जी। प्लीज सर प्रोसीड करिए। ओके। तो यहाँ पे अभी हमारा स्ट्रक्चरल आई हम गेस एक्सेल क्वेश्चन शीट। हमने साथों साथ किए थे, तो क्वेश्चन भी हाँ पूरे हो गए। एक्सेल एक्सेल शीट दिखाने वाले थे सर या आप। अभी एक्सेल शीट अभी मैं आप दिखाता हूँ। सीट वहीं पे देख सकते हैं, बैक जाइए सर, मैं बताता हूँ किस स्लाइड में है। हाँ जी हाँ। कौन से बीम इसमें वाले लिंक स्लाइड दिया में आपने? मैंने लिंक डाला है। कौन हाँ से इसमें ये सर? नीचे आइए, फोर्थ स्लाइड में आइए, फिफ्थ सॉरी, गो डाउन। हाँ, गूगल सीट लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, आप देखो स्लाइड पे। हाँ। रेड बार, हाँ आई क्लिक। एम नॉट एबल टू क्लिक इट। ट्राई टू क्लिक इट सर, हाँ हो तो रहा है। अभी देखो लिंक आ रहा था, अदरवाइज मैं। एक मिनट, मैं कॉपी करके ओपन करूँ क्या नहीं उसको? नहीं होगा सर, आप उस पर प्रेस करो, वहीं पे आ जाएगा लिंक, दोबारा प्रेस करो। हाँ ओके। हाँ। तो अभी अभी ये सब हमने तो चर्चा की, पीपीटी की, बेंटअप बार क्या है, कर्टेल बार क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एज अ साइट इंजीनियर या सर। क्वांटिटी सर्वेयर। सर सॉरी। आपका स्क्रीन थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे क्या, वो गॉट इट वाला बटन हटा लीजिए क्लिक करके। और ये दो बार दिख रहे हैं, हाँ कुल, ये दोनों भी हटा। हाँ ठीक है सर, अब बता दीजिए। ये हट नहीं रहा है यहाँ से, और पता नहीं क्या है। क्रॉस पे क्लिक करना सर। क्रॉस किया तो बंद हो जाएगा वो। अच्छा वो जूम वाला ही आ हाँ। गया क्या? हाँ देखो ऐसा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं सर, बताइए। अब गायब हो गया वो। कोई इशू नहीं सर, टाइम है हमारे पास। लेट मी चेक आप वंस हाँ, वो अगेन। जूम वाले स्क्रीन में आओ, ये आप मीटिंग लिंक पे आ गए। हाँ अभी मुझे शायद ये है, शायद ये है ना? हाँ हाँ दिख रहा है सर, ये बता नहीं, ये भी दीजिए। दिखा सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यही बता दीजिए आप। हाँ। तो अभी ये सब मेनली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है ये सब करने का? अभी हमने इन अ वे थ्योरी, थ्योरी को हमने सोचा उसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें मटेरियल का क्वांटिफिकेशन करने को आना चाहिए। चाहे वो स्लैब का कंक्रीट का क्वांटिफिकेशन हो, चाहे सरिये का क्वांटिफिकेशन हो। ये दोनों चीज़ों का क्वांटिफिकेशन 2 बार करना पड़ता है साइट इंजीनियर को। पहले तो काम करने के पहले, कि भाई मुझे सरिया कितना लगना है काम करने के लिए, और मुझे कंक्रीट कितना लगना है। अभी कंक्रीट को सीमेंट कितना लगना है, खड़ी कितना लगना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि क्वांटिफिकेशन क्यों जरूरी है साइट इंजीनियर के लिए। सो बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क और इन द प्रोसेस ऑफ वर्क वी नीड टू क्वांटिफाई इट। अगर आपको ड्राइंग दिया है और वो स्लैब करना है, तो एज अ साइट इंजीनियर वन शुड बी इन अ पोजिशन टू वर्क आउट द क्वांटिटीज। कि भाई मेरी समझो 2,000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, 5,000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, 500 स्क्वायर फीट की स्लैब है, जो भी वॉल्यूम होगा, तो उसमें जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने ड्राइंग दिया है उसके बेसिस से हमें बीम का और कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने को आना चाहिए। पहली बात, वो यहाँ मैंने दिया है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट, जो कि सीरियल नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, एलबीएच एंड क्वांटिटी, राइट। तो अभी इसमें मैंने जो हमने बीम या वो स्लैब का हमने जस्ट जिक्र किया था वो क्वांटिटी निकाली उतने स्क्वायर की। वहाँ B2 हमारे पास 2 है, तो उनका मैंने क्वांटिटी निकाला हुआ है। B17 17A है, उसका क्वांटिटी निकाला है। ये आपको ड्राइंग दिया जाएगा तो B2 कौन सा है क्या आपको पता चलेगा। ये सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी तो यू कैन रिलेट दैट।
बाद में दूसरे गाले में बी 18 और 18A है, वापस उसके बाद भी 18 है। तो ये कुल मिला के जो हमने चार गाले स्लैब के कंसिडर किए, उसमें जो बी में उसकी क्वांटिटी 7.96 से 8 क्यूबिक मीटर है, राइट। इसमें M25 थिक स्लैब है, वो एक गाले का अभी हमने वर्किंग करके दिया है। इसको दो और वो छोटे दो गाले ये सब समेशन करेंगे, तो दैट विल गिव यू क्वांटिटी ऑफ टोटल स्लैब विद इन दैट 4 बेस। अभी ये चीजों में क्या चीज रह गई है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे मतलब आप कितने अलर्टली सोच रहे हो मुझे बताइए। अगर मैंने वो चार गालों का कंक्रीट आपको करने के लिए बोला है, और उसके बेसिस पे कंक्रीट की क्वांटिटी, स्टील कितना प्रोक्योर करना हमको अगर जवाब देना है, तो इस चीज में मिसिंग क्या है आप जरा मुझे बताइए, क्या होगा। एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी। रंजीश, अभी हम स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लेन बीम के बारे में सवाल पूछ रहे हो। तो अभी फिलहाल यू फोकस्ड ऑन स्लैब ना, तो वो पक्का हो जाएगा पहले आपका, बाद में हम प्लेन बीम के बारे में ही बात करेंगे। जी नहीं वर्तिका, शटरिंग नहीं, मैं कंक्रीट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। अभी यहाँ मैंने बीम की क्वांटिटी निकाली है, स्लैब की क्वांटिटी निकाली है, लेकिन ये दो ही क्वांटिटी अगर लेके मैं कंक्रीट अज्यूम करूंगा, खड़ी रेती बोलूंगा, सीमेंट बोलूंगा, तो चलेगा क्या? कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे बाय एनी चांस? नो 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 नो, 1.54 फैक्टर का भी कोई इसमें सवाल नहीं है, वो रेट एनालिसिस के लिए होता है। नो नहीं, वाटर तो लगना है मेरे भाई वाटर नहीं। People are considering it as dry volume and wet volume of concrete. सॉरी। कह रहे people are considering it as dry volume and wet volume हाँ, of ड्राई वॉल्यूम वो concrete. ऑल टुगेदर अलग है। देखो यहाँ पे जो बीम और कॉलम के साथ जो कॉलम का पोर्शन आ रहा है ना, कॉलम का वॉल्यूम आ रहा है जो, हाँ हमने कहीं क्वांटिफाई नहीं किया है, और वो कॉलम मेजर हो, आपके पूरे स्लैब में 25 कॉलम हो और उसका वॉल्यूम ही आप कंसिडर नहीं करोगे, तो आपका सीमेंट का क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो कॉलम में तो जाएगा ना कंक्रीट, जो कि यहाँ पे हमने किया नहीं है। मैं जस्ट, आप अलर्ट हो क्या, या आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या करके पूछा। जब हम, क्योंकि मैंने जिक्र किया था हमें मटेरियल निकालना पड़ता है एज अ साइट इंजीनियर, तो वो भले हमने कॉलम को, कॉलम के अंदर अंदर बीम को कंसिडर किया, बीम और कॉलम के अंदर अंदर स्लैब को कंसिडर किया, लेकिन वो कॉलम तो भरे जाएंगे ना मेरे भाई। तो वो कॉलम का जो वॉल्यूम है वो भी हमको कंसिडर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग आउट द कॉन्क्रीट क्वांटिटीज। दैट इज व्हाट ओनली आई वांटेड टू से। कमिंग टू नेक्स्ट शीट हियर, दिस इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर स्लैब एज वेल एज बीम। तो अभी जो हमने सब वहां आपको दिखाया, वो सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट एट योर लीजर टाइम। कि कंटिन्यूअस बीम जो है B2, जो शॉर्टर स्पैन में है, वो दो बीम के लिए हमने यहाँ सब पकड़ा हुआ है क्वांटिटी। जो उनके बार के शेप है, वो वहाँ स्लैब खत्म हो रही है ऐसे एज्यूम करके हमने दिया हुआ है, भले दैट कंटिन्यू हो रही है, तो वो हमने जो डेवलपमेंट लेंथ या एल दिया हुआ है वो एंड टू एंड दिया हुआ है, एज्यूमिंग दैट स्लैब वहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। तो वो शेड्यूल आप अगर देखोगे, तो उसमें भी बार C बार A सब दिए हुए, ये शेप दिया हुआ है बार का, कौन से स्ट्रेट है क्या है। B17 जो है कैंटिलीवर, उसके बारे में भी दिया हुआ है, बॉटम का बार कैसे जाएगा, टॉप का कैसे जाएगा, शेप क्या होगा, उनकी लेंथ कैलकुलेट किए। यहाँ पे देखिए पूरे फॉर्मूले डाले हुए आप देखते हो, तो ये फॉर्मूले आप जब रिफर करोगे यू विल कम टू नो कि कैसे, क्या लेंथ हमने लिया हुआ है, ठीक है। B17 हो गया। बाद में स्लैब के बारे में आप अगर जाते हो, ये स्लैब भी, स्लैब का एक स्पेसिमन गाले का हमने वर्किंग करके दिया हुआ है, बॉटम का मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आता है स्लैब का वगैरह। और फाइनली यहाँ पे मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी अलग अलग बार बेंडिंग शेड्यूल का ये फॉलो करते हैं लोग। कोई लोग ये जो यहाँ पे जो मैंने ये सब ऐड किया है ना, ये ऐड करने के लिए बहुत सारे कॉलम ऐड करते हैं, उसमें वो फैक्टर सब लिखते हैं और उसका समेशन आगे लेते हैं। तो अभी लेकिन आपको प्रेजेंट करने के लिए मैं अगर वो उतने कॉलम ऐड करूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसके लिए मैंने वो ये किए नहीं है ऐड, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट रहता है बार बेंडिंग शेड्यूल का। वो बार बेंडिंग के शेड्यूल के फॉर्मेट के हिसाब से सुमित, मैं आपका क्वेश्चन बाद में समझ लेता हूँ, फिलहाल लेट मी कंप्लीट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। हाँ,
और वर्तिका क्या बोल रही है? चारी। चारी भी मतलब चेयर क्या? चेयर बार सर। बाइंडिंग वायर बोलते हैं क्या आप? बाइंडिंग वायर कहना चाहते हैं आप? चेयर चेयर बार। चेयर चेयर। चेयर। हाँ, चेयर भी आपको मेजर करनी है, चेयर अलाउड है, लेकिन आपके जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे रहता है कि चेयर स्लैब स्पिन्स शैल नॉट बी मेजर्ड, मीन्स आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है जब आप रेट कोट करते हो ना। अगर वो कुछ लिखा नहीं है तो सब कुछ आप ले सकते हो, जो जो आपने प्रोवाइड किया है वो ले सकते हो। लेकिन कुछ इसमें बड़े बड़े कामों में ऐसे होता है कि वी विल नॉट चार्ज सेपरेटली फॉर चेयर्स, फॉर लैपिंग लेंथ, फॉर पिन बार्स एंड ऑल दैट, तो वहां पे फिर वो डिसअलाउ किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड व्हाट इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो कमिंग टू दिस, हाँ, ये आपके आसानी के लिए हमने ये आपको एक ये दिया हुआ है कि ये जस्ट समझने के लिए ये आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये जो कॉलम जो है शेप का। और भाई डायमीटर क्या है, नंबर ऑफ बार्स क्या है, और उसकी टोटल लेंथ क्या आती है। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो रिस्पेक्टिव डायमीटर में चला जाता है। आपने यहाँ देखा तो वो फॉर्मूला डला हुआ है, वो फॉर्मूला आपको भी काम में आएगा कि ये रिस्पेक्टिव इसमें जाता है, बाकी जगह अपने आप जीरो हो जाता है। ठीक है। तो ये सब लेंथ, अगर मतलब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 16 के जगह समझो 25 करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 25 में चला गया। आप देखते हो तो अगर यहाँ पे आपने गलती की है लिखते समय, बाद में आपने करेक्ट की, तो नो नीड टू चेक दिस कैलकुलेशन, वो ऑटोमेटिकली 25 में ही जाएगा। आपको बस फोकस ये जो पार्ट है वहां पे करना है कि कौन से बार है, डायमीटर उसका क्या है, नंबर्स कितने आ रहे हैं। अब ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं समझो, लिंक का उसका भी फॉर्मूला कभी कभी देके ये स्प्रेडशीट ऐसे लंबा हो जाता है। तो अभी इतना मैं लंबा शीट करूंगा तो दैट विल बी प्रोबेबली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने ये कॉम्पैक्ट शीट दिया है। इसमें मेनली क्या होता है, डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स और लेंथ होता है, और बाद में उसका रिस्पेक्टिव डायमीटर में कैलकुलेशन जानना ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फिलहाल। जैसे एक बार समझ में आ गया तो बाद में 4 कॉलम बढ़ाना, 10 रो हटाना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्लेइंग विथ एक्सेल, ऐसी इतनी आसान चीज होती है। ठीक है। तो ये अभी मैं इसको वापस 16 पे ही रखता हूँ। तो वो हिसाब से ये अगर आने के बाद ये नीचे जो आते हैं हम लोग, तो नीचे ये टोटल लेंथ हो जाती है डायमीटर वाइज, टोटल डायमीटर के हिसाब से। फिर ये हमारा यूनिट वेट है हर एक का, और यूनिट वेट पकड़ के इसका ये पर डायमीटर वाइज इसका ये हो गया। मैं, हाँ, थोड़ा आसान करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? फ्रीज नहीं हुआ सर। फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डायमीटर भी पता चले इसलिए फ्रीज किया मैंने पेन को। देखिए अभी ये आंसर 8 mm में आ गया, टोटल लेंथ ऑफ द बार्स 10 mm में आ गया, 12 mm में आ गया, 16 mm में आ गया, और 25 mm में आ गया। सो इनको सबको स्टैंडर्ड वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिस्पेक्टिव केजीज में आ जाता है। 640 kg जो है अभी जो कंसिडर किया है उसका 640 kg है, उसको हम कन्वर्ट करते मेट्रिक टन में तो 0.64 मेट्रिक टन हमारा स्टील लग रहा है, ये पर्टिकुलर उतने छोटे से हिस्से के लिए। उसमें कई चीजें नहीं है, टोटल स्लैब हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमने स्पेसिमेन के तौर पे सब दिखाया हुआ है। तो इज दिस क्लियर? इसमें कुछ शंका है ये जो शेड्यूल में दिखा रहा हूँ आपको उसमें? आई थिंक सर एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ लोग क्लियर लिख रहे हैं। यस, डीके जी क्या बोल रहे हैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों ने आप? लिखा है, समझ आ गया सर। ओके ओके, हाँ। मीन्स एनीवे वी कैन कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन सर। टाइम वाइज तो जितना हमने प्लान किया था वहाँ पहुँच गए हैं, 4:30 बज गया है, फिर भी वो पार्ट हम ओपन कर सकते हैं अगर सारा चीज़ आपने कवर कर लिया है तो। जी जी जी, मेरा तो मेरे तरफ से तो हो गया जो हमारा कंसिडरेशन था। सो इसके बावजूद भी जो अभी क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके प्लीज पूछे, मैसेज बॉक्स में हाँ, डालेंगे, मैसेज प्लीज जो टाइप ताकि करेंगे। थोड़ा 1 to 1 हमारा कम्युनिकेशन हो सर जाएगा। एक बार शेयरिंग आप ऑफ कर सकते हैं ताकि मैं स्लाइड। हाँ, मैं करता हूँ। हाँ यार, अब कर दिया। इसके बाद थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा। आप लोग हम्म, कैमरा टर्न ऑन कर सकते हैं। 10-15 मिनट का ये सेशन होगा, किसी को कुछ डाउट है बेसिक्स चीज़ें पूछना, सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, तो बहुत हाँ जी। सारा चीज पूछा जा सकता है, आंसर नहीं किया जाएगा इस कॉल में, राइट, सब चीज़ों के लिए। इसीलिए एक टॉपिक पकड़ के हमने ये वेबिनार किया। पर्पस था कि यहाँ पे बस स्लैब वेबिनार के बारे में बात हो। तो अगर कहीं और घुस जाएंगे तो कुछ आंसर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा उसके अराउंड हो और जेनरिक चीज़ें रख सकते हो, या फिर डाउट नहीं होगा तो आई विल सजेस्ट कि
वी कैन डू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन, आप लोग बता सकते हैं अपने बारे में, तो और लोगों को पता चलेगा और ये एक अच्छा सेशन एट द एंड होगा। जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा, ताकि ये अच्छा लगे, सबको समझ आए, दिखे कि कौन बात कर रहा है। शुभम पूछ रहा है कि रिकमेंडेड लैपिंग प्लेस इन द बीम। तो पहले तो बीम में लैप रिकमेंडेड ही नहीं है, मैं बोलूंगा, है ना। अगर है तो कॉलम टू कॉलम पूरे लेके कॉलम के ऊपर ही जो भी है उसका लैप लेना चाहिए, क्योंकि बॉटम बार में तो लैपिंग कोई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी अलाउ नहीं करेगा। हाँ, टॉप बार है तो कंसल्टेंट के कहने से उसने जहाँ कहा है वहाँ आप लैप ले सकते हो। यूजुअली इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, अभी आजकल इतने टुकड़ों में आता है ना, टॉप एक्स्ट्रा, टॉप कर्टेल बार, बॉटम कर्टेल बार। तो ऐसे लैप देने का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब कंटिन्यूअस बीम है, तो कंटिन्यूस बीम में जब 12 मीटर के आगे चली जाती है बॉटम की सरिया, तो जहां 12 मीटर खत्म हो रहा है उसके पहले जो कॉलम आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है या सेकेंडरी बीम, मेन बीम आ रहा है, वहां पे वो लैप लेके आगे जाना उचित है। बीम के किसी भी सेक्शन में बीच में लैप लेना एडवाइजेबल नहीं है। या एनीबडी एल्स? बट सर थ्रू गणेश? बार या बट सर थ्रू बार में तो लैप ले सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो लेना ही पड़ेगा। कहाँ पे? कंटिन्यूअस बीम अगर है। हाँ, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बीम में लैप डालने के बजाय कंटिन्यूअस बीम है, जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम है, देखो 5 ही कॉलम का बीम का सेक्शन सेम है समझो, और उसमें बॉटम में 16 का सरिया ही दिया है। तो 16 का सरिया 12 mm खत्म होने तक हम लेके जाए और किसी एक बीम के बीचों बीच आके लैप दे, तो वो उचित नहीं है ना। तो कंटिन्यू में आपके स्पैन के हिसाब से 3 4 जगह जहाँ कॉलम आ रही है, वहाँ किसी कॉलम के एंड पे आप वहाँ कट करके वापस दूसरा सरिया चालू कर सकते हो। वहाँ जो लैप लेंथ वाला फंडा है 45D या 60D का भी सवाल नहीं है। कॉलम के ऊपर जो कॉलम का जो जस्ट बेरिंग मिलता है, दैट इज मोर देन एडिक्वेट। बट यू शुड नॉट रादर go up to the bottom mid span of the beam and take the lap over there. That is not advisable. ओके सर। Hmm. या कोई गणेश, आपने कैमरा चालू किया है, आप बोल नहीं रहे हो कुछ, आप बोलो भी कुछ। मैंने अपने बारे में बताइए, चलिए मैं थोड़ा नॉर्मल करता हूँ सेशन, हाँ क्या जी। करते हो आप? हेलो सर। हेलो गणेश, क्या करते हो आप? सर स्टूडेंट हूँ, एमटेक चालू है सर, अरे वाह, मास्टर्स। कहाँ से हो आप? पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी चिंचवड। अरे पुण्यातून मी पण पुण्यातनच घेतोय हे सगळं. या ये डीके डीके सर, हम पुणे वालों को मिला रहे हैं यार वेबिनार के थ्रू, लास्ट टाइम भी नहीं नहीं पुणे सर, मैं वाला ही वहां पे बंदा एक सेशन आके ऑफलाइन कराऊंगा पुणे वाले लोगों के। सर लेट जबरदस्त। मी ट्राई डिफरेंट वे, लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, आई हैव टू कॉल आउट देयर नेम और नहीं उसके नहीं, बाद वी मस्ट बात करें। कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, थैंक यू बोलना पड़ेगा सबको आपको। हाँ ना। गुड ओके। गणेश, अभी और किसी को बात मैं करनी है? कुल जी। मैं शॉर्ट में एक बार, अगर अपने से बात कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो मैं एक एक नाम ले रहा हूँ, आप लोग कैमरा टर्न ऑन करना और बात करना। हाँ, ताकि हम आपको देखना चाहेंगे कि किसके सामने हमने वेबिनार किया है। हाँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कराने में मुझे भी मजा नहीं आएगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्तिका, क्योंकि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट बहुत कम है, तो अप्रिसिएशन फॉर यू, गुड जॉब कि आपने ज्वाइन किया। या आप और सवाल भी पूछे। वर्तिका, हाँ सवाल भी पूछे। या वर्तिका? प्लीज गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट यू। आई एम अ सिविल इंजीनियर। यू आर फ्रॉम? क्या करते हो, कहाँ से हो, आजमगढ़ से एक्सपीरियंस हूँ। है? अच्छा, स्ट्रक्चरल कितने? इंजीनियर हूँ। अच्छा, कितने साल से आप कर रहे हैं काम? सर अप्रॉक्स 1.5 ईयर। अच्छा, सो यू आर वर्किंग विथ कंसल्टेंट? या यस। इंटीरियर प्लस स्ट्रक्चरल प्लस आर्किटेक्चरल। सुपर। ओ, गुड। तो आप तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऑफिस में काम करते हो और आप या बीम के बारे में पूछ रही थी। तो मतलब क्या होता है, आप बीम के इसमें बॉटम में लैप लेंथ अलाउ करते हैं आपके यहाँ पे कंसल्टेंट? यस सर, इसीलिए तो मैं बोल रही थी ना कि थ्रू वाले में करते हैं। अच्छा। क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि जब हम लोग स्ट्रैड में डिजाइनिंग करते हैं तो जी। उसमें कुछ बीम्स पर फेल दिखाता है। तो जी। जहां पर फेल होता है वहां पर हमें बार्स थोड़े ज्यादा मतलब डाया के देने पड़ते हैं। ओके। सो इसलिए। नहीं, लेकिन इसका लैपिंग से क्या रिलेशन है, समझ में नहीं आया मुझे। हेलो। दिस शायद हैंग हो रहा है आपका। इंटरनेट थोड़ा ये है, तो तब तक मूव ऑन करता हूँ। शुभम, आप बताएं यार अपने बारे में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई एम सिविल इंजीनियर सर। आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर सर।
अरे वाह, क्या बात है। हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या करते हो? ओके, आई विल सेट द पैटर्न। करंटली आई नाम एम बता दो, वर्किंग साइट कितना इंजीनियर सर। एक्सपीरियंस है और कहाँ काम करते हो? सर कितने टू साल से पॉइंट काम फाइव कर से रहे हो? सर 3 ईयर हो गया सर। आई एम ए साइट इंजीनियर सर करंटली। अच्छा, किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? सर अभी एक एचएल ब्रिज चल रहा है, ब्रिज का प्रोजेक्ट है, हाई लेवल ओके। ब्रिज है। इट्स पाइल फाउंडेशन सर। ओह, इंटरेस्टिंग। ये सर। गुड। कुल कुल। वेरी गुड। नेक्स्ट शिवा भाई, प्लीज गो अहेड। अगेन अप्रिसिएशन टू यू, आप बहुत सारे डाउट्स ग्रुप में सॉल्व करते हो, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, basically I am from Gulbarga. I am अच्छा। currently working in Hyderabad. हम्म। I have 3 years experience in commercial building, high-rise building, and industrial building. ग्रेट। Basically, in starting I was in site engineer. After that, I am in QA and QC. ओके। And कुल कुल। sir, one doubt is there. Suppose हाँ। I have doubt, but सर मान के चले 16 मीटर का स्लैब है, अपना पीटी स्लैब है, मतलब सिंपल स्लैब है, हम्म। फ्लैट स्लैब है। हम्म। अब 12 मीटर का तो हम देंगे, एक 10 mm का, 10 का मेन डाया है अपना, मेन बार, हम्म। तो वो आएगा 12 मीटर। हम्म। और उसको हम जो लैप करेंगे सर, वो अभी 4 मीटर बचेगा ना सर? नहीं बचेगा, बराबर है। तो उसमें स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डिटेल उसका सेक्शन देगा कि कैसे देना है, क्या देना है, कहाँ नहीं, लैप पर लेन देना एज है। पर एज पर साइट पे सर, वो 4 मीटर और एक ही जगह पे तो नहीं दे सकते, नहीं, अल्टरनेटली स्टैगर्ड देना होना पड़ेगा चाहिए, ना सर, स्टैगर्ड तो होना चाहिए। मतलब, हाँ सर, तो मतलब हम पहले जो 4 मीटर 12 मीटर का जो रहता है, उसमें हम जो कट करके अलग अलग साइकिल कर ले सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, स्टैगर्ड ले सकते पर हैं। मेन बात, लेकिन मेन बात, ये एक्सेप्शनल केस जो है, जैसे 16 मीटर आप बोल रहे हो, तो काफी लंबा स्पैन हो गया, राइट? हाँ सर, हाँ। तो उसमें स्पेशल ड्राइंग और स्पेशल सेक्शन इशू करेंगे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको। हाँ सर, ये एक्सेप्ट। मेन तो स्लैब के लिए नहीं है, पर ये जो वीडियो फ्लोरिंग वो इसमें करते हैं ना करेक्ट, अपना, क्योंकि जो 16 मीटर का इंडस्ट्रियल। स्लैब मैंने भी इतना सुना नहीं है, 7.5 8 मीटर हाँ तो मैंने भी सुना है। हाँ सर, सोलह वो जो मीटर अनसपोर्टेड इंडस्ट्रियल पे स्लैब हम जो मैंने वीडियो सुना नहीं। फ्लोरिंग करते हैं, ओके। वीडियो फ्लोरिंग करते हैं ना उसमें। करेक्ट करेक्ट। नहीं, जमीन पे रेस्ट होने वाला हो या आपका बाकी हो, तो वो तो लैप लेंथ आएंगे, अलाउड होंगे। जहाँ कंप्रेशन जोन में आ रहा है तो कंप्रेशन के हिसाब से लैप लेंथ देना है, जहाँ टेंशन जोन में आ रहा है तो वो हिसाब से देना है। दैट इज नॉट अ हाँ प्रॉब्लम। सर। ओके। कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट पर्सन तक मूव करते हैं। प्रतीक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यार कैमरा टर्न ऑन कर सकते हो? लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा आप सबके साथ। हेलो प्रतीक। प्रतीक अनम्यूट, म्यूट हो आप। Hello, sir. बताइए। I am Pratik Hampanna, sir. I am from Belgaum, Karnataka. I am pursuing structure engineering in ओ, KLSCO. क्या बात। हाउ वाज दिस सेशन यार? लोग छोड़ Sir, के it जा was रहे हैं good, sir. इंट्रोडक्शन का बात किया तो। वेरी Yes, sir. नाइस, सो It was कॉन्फिडेंट। very much good, sir. I get more information about the bar bending schedule and about the information of the slab and the beams. कुल कुल। नेक्स्ट विल कम टू मिस्टर विजय। बताए वो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विजय। बताओ भाई। विजय, नेट इशू है आई गेस। विजय, नेटवर्क इश्यू है तो वीडियो बंद करके भी आप बात कर सकते हो। Cool, no issue. We'll move next to Absar. विजय, आपका नेटवर्क इशू है और कोई इशू नहीं। अबसर, यू कैन स्टार्ट यार, आप अपने बारे में बताएं। ओके, आई गेस ही इज नॉट रेडी टू टॉक। ओके, या बढ़िया भाई, बताओ। नहीं, वो Yes, कर good रहे evening, हैं। sir. बताओ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Are you hearing me, sir? यस या यस। या या वी कैन हियर यू। Hmm. Actually, I am working in Ashok Leyland, sir. I finished as civil engineer 6 months before, sir. ओ। सो हाउ वाज दिस सेशन? Session quite good, sir. I joined You got to last. learn something? Yes, sir. About beam and crank bars. Cool, cool, cool. We'll ask you some question. Okay, sir. Okay. Please, next is Vicky Raj. Please unmute yourself and turn on the camera.
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मैं असम से हूँ। अच्छा। अ, अभी मेरा बुखार है इसलिए रेस्ट पर हूँ। जॉब करता हूँ साइड इंजीनियर एज। मेरा कौन सा बुखार है प्रोजेक्ट तो चालू है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम देख रहा था तो वो डीके सर का मिल गया स्टोरी स्टोरी पे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए दे दिया, फिर मैं ज्वाइन कर दिया लास्ट में। कोई बात गुड। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आपको स्टार्ट से ज्वाइन करना, मैं ग्रुप में हाँ हाँ, ठीक है डाल ठीक। वहां पे एक्टिव सर रहना। टाइम सेम ही होगा क्या सर? क्या कह रहे हो? सर ये टाइम सेम होगा या अलग? नहीं, मैं बताऊंगा ग्रुप में, इसलिए मैं एक हफ्ते से मैसेज डाल रहा था। आप आ जाना, वहां पे हाँ, अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट किरण लोहार, जल्दी से खत्म करते हैं 5 मिनट में। एक रिक्वेस्ट है किरण, बिफोर यू स्टार्ट, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सबके पिक्चर्स, इट विल गो ऑन सोशल मीडिया इफ यू गाइज आर ओके। अक्षर, प्रतीक, विक्की, किरण, विजय, प्रतीका, प्लीज टर्न ऑन। अक्षर, किरण एंड वर्तिका, तीन पेंडिंग है। इफ यू गाइज आर ओके देन प्लीज टर्न ऑन, अदरवाइज नो इशू। Hello, sir. यस यस यस। And now only spoken, sir. कूल। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ तो चलेगा? एनी इशू टू, किसी को कोई दिक्कत है? No, नहीं sir. सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, अब आगे बात कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हु इज नेक्स्ट? आई थिंक किरण वाज सपोज टू टॉक। किरण, आपको बात करना है? अदरवाइज कोई इशू नहीं करना चाहते हो तो ओके, ठीक है सर, नो इशू। सो वेरी वेरी थैंक्स टू यू सर कि आपने आया, अपना कीमती टाइम दिया और लोगों को इतना सारा चीज़ बताया। आई गेस, माय प्लेजर। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा लोगों के लिए। मैं इन लोग से फीडबैक लेने का ट्राई करूंगा पर्सनली, देखता हूँ क्या क्या फीडबैक आता है, एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस। और आगे डेफिनेटली। अगर आप लोग दूसरा सेशन भी चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी द टॉपिक्स कि किस पे बात किया जाना चाहिए, क्या टॉपिक है। एंड मीन्स आई ट्राई टू डू दिस वेरी फ्रिक्वेंटली। ट्राई करता हूँ कि वीक में एक बार हो। उसके लिए हमें थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा कि जितना टाइम हो उतने में ही ख़त्म हो जाए, सेशन ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि सबका टाइम का इशू होगा। आई गेस जो जॉब कर रहे हैं उनको भी एक दिन का छुट्टी मिलता है, तो 4 घंटे यहाँ तो नहीं बैठ सकते हैं। तो 1 1.5 घंटे का सेशन करना होगा, तो थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। ये काफ़ी फर्स्ट टाइम था, तो बहुत सारा लर्निंग मुझे भी मिला, क्या करना है कैसे करना है। वंस अगेन सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू। माय प्लेजर। और सब पार्टिसिपेंट के लिए भी थैंक यू, आप लोगों ने भी प्रिफर किया यहाँ आना संडे का आफ्टरनून होने के बावजूद। एंड यू हैव शोन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स और मे बी रिवाइजिंग योर नॉलेज। थैंक यू। एंड फील फ्री टू रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस। ग्रुप में डाउट पूछना, सर भी अवेलेबल रहते हैं, आंसर करते हैं। मैं भी रहता हूँ और लोग भी हैं। तो थैंक्स यार, कोई डाउट हो तो मैसेज करो। चलो, आई एम कंक्लूडिंग इट हेयर सर। बाय बाय।